आप बकर मंडी भी जाते हैं, वहाँ पर आपने नाश्ते दिखाए हैं, किस तरह से तैयार हो रहे हो। उस शख्स को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि यार ये जो चीज़ मैंने अभी एक गटर के ऊपर रखी हुई है जिसमें से चूहा जो है मुंह मार रहा है और अपना हिस्सा लेके जा रहा है, ये किसी की प्लेट पे जाना है। मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आते हैं वर्दी में, उनके हथे तो खुलोते हैं, पिछले पासे उन्हें मुर्दा हटाया है, जानवर के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, रंग बदला हुआ है, ऑर्गन्स की हालत अजीब है। तकरीबन 11 घंटे बाद पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने राब्ता किया कि यार वो आपने वो कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, वो कहाँ पे आना है। हमने कहा अब तो वो लॉरी खा गए होंगे। हम बाहर देखते हैं गुजरते हुए 50 रुपए में या 70 रुपए में बड़ा शुआर। चर्बी को रंग लगा के सिरका और नमक लगा के गोश्त बनाया जाता है। कलेजी, दिल और ये वाली सीखें हैं, खुदा का वास्ता ये ना खाएं। इनके ऊपर वो नंगे फेर रहे होते हैं, इनके ऊपर पेशाब से भी ज्यादा गंदा पानी, क्योंकि नाले का पानी यार। आपका एक क्लिप वायरल हुआ जिसके अंदर आप एक पुलिस वाले को कहते हैं कि यार ये जो बोतलें ये दिखा, उस बोतल में मेरा ख्याल है शहद हो। ASI साहब थे जो वर्दी में मलबूस थे और उनका साथ जो सर्विस रिवॉल्वर है उनके साथ लगा हुआ था। उन्होंने माल रोड पे एक बड़े होटल से 2 कार्टन लिए। आपने 15 पे उस पर कॉल भी की। बड़ा मजा आता कि अगर वहां पे पुलिस का डाला पहुंच जाता और मैं देखता कि पंजाब पुलिस अपनी पेटी भाई के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करते, क्या मुकदमा बनाते या क्या करते। जो टाइम्स कंपनी है, आपने उसको बेनकाब किया। जो शख्स वहां पे हमारे साथ बहस व तकरार कर रहा था और हमें उस कंपनी के तरफ से आके जो है हमारे साथ लड़ रहा था, 2 महीने बाद मेरे पास उसकी वीडियो आई, उसको मार पड़ रही है। लाहौर में होने वाले ऐसे जराइम की कहानियां जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये सब हकीकत है। कहीं किसी के साथ फ्रॉड होता है तो कहीं लाहौरियों को मुर्दा जानवरों का गोश्त खिला दिया जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में एंकर पर्सन अली हमजा ने बहुत सी भयानक कहानियों को बेनकाब किया। इन तमाम हकाइक को जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। आपके अक्सर मैंने शोज देखे हैं, आप बकर मंडी भी जाते हैं, वहाँ पर आपने नाश्ते दिखाए हैं, किस तरह से तैयार हो रहे होते हैं, मतलब कि सिरी पाए हैं वो मार्केट में कैसे जाएंगे जो बाद में हम खाते हैं, क्या हालात होते थे वहाँ। बकर मंडी मेरे से आज चले, मैं आपको बहुत सी ऐसी जगह दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे इतनी गलाजत है और वहाँ पे उस शख्स को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि यार ये जो चीज़ मैंने अभी एक गटर के ऊपर रखी हुई है जिसमें से चूहा जो है मुंह मार रहा है और अपना हिस्सा लेके जा रहा है, ये किसी के मुंह में जाना है, ये किसी की प्लेट पे जाना है। आप अगर देखें वहाँ पे जिस अंदाज में पाए रखे गए होते हैं वो लिटरली गटर के ऊपर गटर के पानी में रखे गए होते हैं। और वहाँ पे बकर मंडी में ना एक ख़ास किस्म की सुंडी मौजूद होती है और वो इतनी ज़्यादा तादाद में होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कि अगर आप एक जो फीट यानी कि एक स्क्वायर फीट का हिस्सा मतलब लें ना, तो आपको उसमें सैकड़ों की तादाद में सुंडियाँ नजर आएंगी। वो छोटी होती है और वो जब हम उसको फोकस करते तो वो इतना अजीब लगता था कि वो हल्की हल्की उनकी मूवमेंट भी हो रही होती थी। उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो उस गोश्त के साथ कुछ गलाजत लग रही है, उसके ऊपर जो है कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, वहाँ पे कुत्ते फेर रहे हैं, कुत्ते अपने से भी लेके जा रहे हैं, हाँ चूहे फेर रहे हैं, और उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो गटर के ऊपर पड़ी हुई है, वहाँ पे किसी गधे ने कोई जो है पखाना किया हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको पता है वो आगे से कहेगा कि पायना है जिन्हों बेचनी उन्हें जाके धोना है, वो धो लेगा। मैंने उससे कहा कि अगर एक चीज़ है जिसको भी धोना भी है, अगर उसके ऊपर कोई पेशाब कर गया क्या तुम खा लोगे? वो कहेगा मैं तो नहीं खा पाऊँगा, लेकिन वहाँ पे हो रहा है मसला। एक गंदगी तो एक अलग तरफ रह गया कि चलें जी, लोगों को सफाई सुथराई का नहीं पता, हिफ्ज़ाने सेहत के असूल नहीं पता। वहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको पता है कि जो स्लॉटरिंग है वो स्लॉटर हाउस में होगी, वहाँ पे उसकी जानवर का मेडिकल भी होगा, पूरे SOPs को फॉलो करने के बाद उसके ऊपर स्टैंप लगेगी कि ये स्लॉटर हाउस की यानी कि हदूद में हुआ और ये जानवर ठीक है, ये खाने के काबिल है। हमने बहुत ज़्यादा इलीगल स्लॉटर हाउस देखे बिल्कुल बकर मंडी के अंदर, मतलब कि ऐसे बकर मंडी ये फ्रंट साइड है, बैक साइड पे बहुत से इलीगल स्लॉटर हाउस है। वहाँ होता क्या है? वहाँ पे होता है कि जितने मुर्दार जानवर होते हैं ना, वहाँ फौरी तौर पे उनकी खाल उतार के उनका गोश्त मार्केट में पहुँचाया जाता है प्रायोरिटी पे। देखिए उसमें होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे जिनका जानवर, क्योंकि ये जो जानवर होता है ना इसकी 2-2.5-3 लाख मालियत तो होती है, अगर ये बीमार हो गया या ये मर गया या मरने के करीब है, इसको फौरी तौर पे अब इन्हें पता है कि अगर ये स्लॉटर हाउस में जाएगा वो उसको पास ही नहीं करेंगे, ये रास्ते में मर जाएगा। वो करते क्या हैं, या तो वो मर गया तो उसको उसका गला काट देंगे, या उससे पहले आखिरी सांसों में गला काट दिया, और वो उनके बाकायदा तौर पे
इन इलीगल स्लॉटर हाउस वालों के साथ मुआहदे होते हैं कि अगर हमारा कोई जानवर बीमार या कुछ हुआ तो हम फौरी तौर पे आप तक पहुँचाएंगे। हमने वहाँ पे एक ही इलीगल स्लॉटर हाउस में 3 बार मुर्दा जानवर पकड़ा, और वो शख्स करता क्या, उसको जैसे ही पता लगता है कि लाहौर पूछता है टीम आई है, वो वहाँ से छतें फैला के फ़रार हो जाता है। अच्छा, आपने कैसे पकड़ा? आपको कैसे पता कि ये मुर्दा है या नहीं? हम एक बार गए वहाँ पे प्रोग्राम करने, वो हमारे साथ ये इन्वायरमेंट की टीम्स थी और हमारे साथ ये फूड अथॉरिटी की टीम थी। तो हम वहाँ पे ये जो भट्टियाँ थी जिनमें चर्बी पिघलाई जाती थी, आपको पता है स्मॉग आती है, तो ना इस पे ऑपरेशन शुरू होता है। हम इस ऑपरेशन को कवर कर रहे थे, दिखा रहे थे कि लोगों की जितनी भट्टियाँ हैं जहाँ पे चर्बी को पिघलाया जा रहा है और माहौल को आलूदा किया जा रहा है, हम उनको तुड़वा रहे थे। मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आते हैं वर्दी में, उन्होंने कहा यार तू की विखा रहे हैं? मैं कहा दसो की विखाइए। उन्होंने कहा इत्थे तू खलोता है पिछले पासे, अब वो पंजाबी में, उन्होंने कहा पिछले पासे उन्हें मुर्दा हटाया है, तो मैं उन्होंने जाके क्या है तो अगों लड़ रहा है कि पुलिस वाले से लड़ रहा है। तो मैं कहा मुझे बताएं, हम जाते हैं। उसने कहा यार मैं तेनों दिखा भी देना लेकिन मैं सामने नहीं आना, क्योंकि मैं मुतलका थाने च होंदा है, ए फिर प्रेशर पवाएगा या मसला करेगा, तुसी जाओ। हमें वो ले गया, हमें वो जैसे ही उसने देखा अब इसके साथ मीडिया वाले आ गए पुलिस वाले के साथ, तो वो वहाँ से फ़रार हो गया। मैंने वहाँ पे जाने से पहले फूड अथॉरिटी की टीम को कहा कि आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमें पता लगा कि वहाँ पे कोई मुर्दार जानवर किया जा रहा है, आप हमारे साथ वहाँ चलें। उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा सकते। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा सकते। वो वहाँ से वापस चले गए। देखें हमारे लिए बड़ी एक सेंसिटिव चीज़ थी कि यार एक बंदा मुर्दार बेच रहा है और इतने धड़ल्ले से बेच रहा है, मतलब कि एक सेकंड के लिए सोचें कि वो मुर्दार नहीं था, फिर भी इलीगल स्लॉटरिंग बैन है, पाबंदी है, आप नहीं कर सकते। हमने कहा चलो हम जाके देखते हैं, हम इससे पूछते हैं कि आप क्यों इलीगल जो है स्लॉटर कर रहे हैं। हम वहाँ पे गए तो उसने दौड़ लगा दी और वो वहाँ से फ़रार। हमने देखा कि उस गोश्त में बाकायदा तौर पे सुंडियों के ना ढेर मौजूद थे, और उस जो जानवर को वो स्लॉटर कर रहा था वो दुराने डिलीवरी, मेरा ख्याल है कि उसके साथ कोई मामला तो हुआ, उसके मतलब कि जो बैक साइड थी उसमें कुछ हिस्सा बाहर आया हुआ था, और उसका जो जिस्म का रंग था वो भी बदला हुआ था। मतलब कि वो एक नॉर्मली हम लोग सब कुर्बानी करते हैं या हमारे सामने बहुत सी कसाइयों की दुकान होती है तो हमें पता है कि गोश्त का रंग क्या होता है। उस गोश्त का रंग ही बहुत डिफरेंट था, ठीक है, उसके ऑर्गन्स का रंग बहुत डिफरेंट था और बाकायदा तौर पे कीड़ों के ढेर पड़े हुए थे उसके अंदर, और वो भी उसकी खाल छाल उतार रहा था। अब हम गए तो हमने वहाँ पे ना, अब देखें एक बंदे का वहाँ पे 300-400 किलो का गोश्त पड़ा हुआ है, पूरा जानवर पड़ा हुआ है, उसकी कम से कम मालियत 2.5-3 लाख 2-2.5 लाख तो बनती थी, ठीक है, अगर तो वो ठीक था। वो छोड़ के फ़रार हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं बतौर मीडिया वर्कर? हम तो निशानदेही कर सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत काम हो रहा है। हमने फूड अथॉरिटी की टीम्स को दोबारा कॉल की, मतलब कि अब हम उनके सीनियर किसी से बात कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा यार वो हमारे साथ थी, हमने यहाँ पे एक इस तरह से इलीगल स्लॉटर हाउस पकड़ा है, वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि मुर्दा जानवर है, तो आप काइंडली टीम्स भेज दें। उन्होंने उन टीम्स को फ़ोन किया और वो टीम्स दोबारा आई, वो आई और मैंने उनसे पूछना शुरू किया। अब वो ज़ाहिर सी बात है, एक्सपर्ट थे, उन्होंने हल्का सा उसका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम वो इस तरह से करते हैं कि जानवर की मुख्तलिफ वेंस पे हल्का हल्का कट लगाते हैं। अगर तो वेंस के अंदर अभी भी ब्लड मौजूद हो तो कहते हैं कि इसका जो जिस टाइम इसको स्लॉटर किया गया या ज़िबा किया गया, ये उस टाइम ज़िंदा नहीं था, क्योंकि इसका ब्लड नहीं निकल सका इसके जिस्म से, और इसी वजह से उसका रंग भी चेंज लग रहा था कि उसका जो ब्लड था वो अभी भी उसकी वेंस में और जिस्म में मौजूद था। तो उन्होंने बताया कि और उसके अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं और जो उसके ऑर्गन्स की हालत है, उन्होंने 2-3 चीज़ें, उन्होंने कहा ये मुर्दा जानवर है। और फिर उसको हमने तल्फ़ कराया। वो जो भी 250-300-400 किलो गोश्त था उसको तल्फ़ करवा दिया। बल्कि उसके अलावा हमने फिर 1-2 कारखानों में और रेड की, वहाँ पे भी जो गोश्त पड़ा हुआ था, इतनी गलाजत, इतने कीड़े, मैं हैरान था कि ये इसको बेचेंगे कैसे, इसका करेंगे क्या, या इसको संभाल के क्यों रखा हुआ है। अब वहाँ पे मैंने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम से बात की। मैंने कहा यार आप लोग ये पिछली गली में हमारे साथ थे, हमने आपको उस टाइम भी कहा कि हमने आगे इलीगल स्लॉटर हाउस पकड़ा, आप हमारे साथ चलें, आप आए क्यों नहीं, अब आप आ गए हैं। उसने अपनी शर्ट खोली और उसने ना शर्ट साइड करके दिखाई, तो यहाँ पे ना इतना बड़ा कट था और तकरीबन 1.5 इंच गहरा था। उसकी गर्दन पे यहाँ से कट शुरू हो रहा था और उसकी चेस्ट तक आ रहा था। उसने कहा अली भाई मैं इसी तरह के स्लॉटर हाउस पे एक बार रेड करने आया था और कसाई ने आगे से टोका, वो जो होता है, छुड़ा मार दिया था और मेरी ये आधी गर्दन कट चुकी थी। ये अल्लाह ताला ने मुझे बचाया कि मैं मौजूदाती तौर पे बच गया हूँ। उसने कहा अली भाई मैं ना ये इनके लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा हूँ, मैं पक्का भी नहीं हूँ।
और मुझे कितने नफलों का सवाब है कि मैं अवाम को बचाने के लिए मुर्दार गोश्त पकड़ने जाऊं और वहाँ पे शहीद हो जाऊं। उसने कहा अली भाई ये देखें, ये कोई पुरानी बात नहीं, कोई 1.5 साल पहले मेरे साथ हुआ था। कहता भाई हम तो अब इस तरह के स्लॉटर हाउस में जाते हुए खौफ खाते हैं, डरते हैं कि भाई अगला का शौक नहीं। हाँ अगला छुरा ही ना मार दे। और मुझे वाकई फिर उसकी तकलीफ का एहसास हुआ कि वो कह रहा है कि हमारी पक्की जॉब भी नहीं है, ठीक है, और हम जब आते हैं उसके हाथ में छुरा, वो उसने डर खौफ में जिस तरह भी मार दिया और मेरी आधी गर्दन काट गई। तो उसने कहा इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ रहा था। अब मुझे उन्होंने पीछे से कॉल किया, अब मेरी मजबूरी से मैं ना आता तो मुझे उन्होंने जॉब से फारिग कर देना था। तो बहरहाल वो हमने गोश्त तल्फ करवाया। अब उसी स्लॉटर हाउस को हम 3 दिन बाद दोबारा गए, दोबारा अंदर इसी तरह गोश्त था, सेम वो फिर भाग गया हुआ था। फिर हमने तकरीबन 3 माह बाद दोबारा हमने फजर के टाइम ऑपरेशन किया। हमें पता था कि अब यहाँ पे इस बंदे का तो है, और ऐसा नहीं था कि वो रोज़ कर, बहुत से लोग कहेंगे कि यार वो शायद खुद ला के जानवर ज़िबा करता था। भाई वो मंडी में बैठा हुआ है, वो कभी भी वहाँ पे ला के जानवर ज़िबा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि इस पर पर्चा भी है और वो अपना वो दुकान भी सील नहीं करवाना चाहता। वो तभी रिस्क लेता है कि जब उसके अंदर उसका कोई माली फ़ायदा जो है वो ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर किसी का जानवर एक्सपायर हो गया उसके लिए तो वो 2-2.5 लाख जितना भी है वो ज़ाया हो गया, ये उसको 15-20-25 हज़ार जो भी देंगे उसके लिए वो फ़ायदा है, ठीक है ना, उसकी तरफ से तो वो मर गया हुआ था। अब उसको ईमान ही बेच रहे हैं ना आप। जब मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि 500 या 1000 रुपये 1 किलो की कीमत है, आप 800 निकाल देंगे, वो बिक जाएगा। आवाम के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें जो चीज़ ज़रा सस्ती मिलेगी वो ले लेंगे। अब हम जब 3 या 3.5 माह उसी जगह पे दोबारा यानी कि गए, और उस टाइम ना रमज़ान थे, और 3-3:30 बजे हम रात के गए, सहरी से कुछ पहले 3 बजे या 2:30-3 बजे गए। अंदर देखा, फिर उसने जानवर गिराया हुआ और वो लगा हुआ, अकेला बंदा कर रहा होता था। मैं ये हैरान होता था कि इतना बड़ा जानवर अकेला बंदा कैसे कर सकता है, कोई अंदर और बंदा नहीं। हमने उसको जैसे ही देखा कि अंदर, हमने दरवाज़ा जो है वो खड़काना शुरू किया, दरवाज़ा हिलाना शुरू किया, वो फिर अंदर से गायब हो गया। और वो चरता कैसे था कि वो ना छतें फलांग फलूंग के निकल जाता। उसने प्रॉपर रास्ता रखा हुआ था, उसे पता कि जब भी कोई आना तो मैंने इस तरह निकलना है। वो निकल गया, हम अंदर गए तो वहाँ पर एक जानवर पड़ा हुआ है, वो वहाँ पे अपना फ़ोन छोड़ के भागा हुआ था, जूते छोड़ के भागा हुआ था। उसने जैसे देखा टीम आई है वो भाग गया। अब हमने वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम को फ़ोन करना शुरू किया। 3 बजे अगर हमने फ़ोन करना शुरू किया है, 4:30 या 5 बजे तक हम वहाँ पे रहे, टीम्स नहीं आई। वो कहते रहे जी फलाने को फ़ोन करें, कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, ये करें वो करें। देखिए हम तो वहाँ पे कोई भी चीज़ अपने कब्ज़े में लेने के इख्तियार नहीं रखते। हम निशानदही कर सकते हैं कि यहाँ पे मुसलसल ये गैर कानूनी काम हो रहा है। खुदा का वास्ता है, जो भी डिपार्टमेंट या जो भी ऑथराइज लोग हैं वो इस हवाले से देख लें, सुन लें। 2 घंटे लगा के हमने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई। मैंने उसे पूछा कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी, आप आएंगे कब? क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं, अब हमें उसने पिछली बार बता दिया है कि यहाँ पे एक्टिव खड़े होना, कोई भी टोका मार देगा, और अंधेरा पता भी नहीं लगना कहाँ से टोका आया, और उस शख्स को लग चुका हुआ था। हमने बताया कि हम जहाँ पे भी खड़े हैं यहाँ पे ख़तरा ज़्यादा, आप बताएं आप कितनी देर में टीम से जा रहे हैं। वो पता नहीं आगे कोई बच्चा बैठाया हुआ था खेलने के लिए या क्या था। वो कहता आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है, जब वक्त मिलेगा आएंगे, या आप क्या जब कंप्लेंट का नंबर आएगा आएंगे। मैं कहा रात की इस पहर कितनी की कंप्लेंट्स हैं मुझे पहले बताओ, या मुझे बता दो घंटे तक आओगे, 2 घंटे तक आओगे, 3 घंटे तक आओगे, हम कम से कम हमें पता तो हो कि तुमने कब आना है। और उनके बाद जब टाइम मिलेगा तब आएंगे। अब आप सोचें कि हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो जानवर पड़ा हुआ है, और हमें नहीं पता कि मुतलका डिपार्टमेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, और वो बता रहा है कि जब दिल करेगा आएंगे। हमें नहीं पता कब आएंगे, जब आपका कंप्लेंट का नंबर आएगा आ जाएंगे। हम वहाँ पे 2 घंटे रुके, वो नहीं आए। हमने बाहर फिर बताया कि नाज़रीन हम क्या कर सकते हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे मुसलसल इल्लीगल स्लॉटरिंग हो रही है। लास्ट में यहाँ से बाकायदा मुर्दार पकड़ा था, और उस चीज़ की उन्होंने पोस्टमार्टम करके हमें तस्दीक भी कर दी थी। दूसरी बार आए थे तभी यही मामला थे, और आज भी उस दिन भी वो जानवर की जो हालत थी वही थी। जानवर के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, रंग बदला हुआ है, ऑर्गन्स की हालत अजीब है, और वो केला कर रहा था। तो हमने फिर वहाँ पे उसी तरह हम वापस आ गए। हमसे तकरीबन 11 घंटे बाद, मतलब कि दिन के कुछ 2:30 बजे पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने रब्ता किया कि यार वो आपने वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई थी, वो कहाँ पे आना है। हमने कहा अब तो वो लाहौरिये खा गए होंगे क्योंकि हम वहाँ से निकले होंगे, उसको किसी अहले इलाका ने बताया होगा कि टीमां चले गई, वो आया होगा, उसने फौरी तौर पे वहाँ से जो है उसको गायब किया होगा। मैं कहा अब तो लाहौरिये खा गए होंगे, अब आप सुकून करें। तो ये इस तरह के मामलात हैं कि वहाँ पे बाकायदा देखिए ये हर शख्स नहीं कर रहा होता। बहुत से कसाब को जानता हूँ कि ये वो लोग ही कर सकते हैं जिन्होंने मतलब कि बेईमान हो जाए, अपना ईमान बेच दें, फिर उसके बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि यार ये मसल्स ही हैं,
वो ज़िंदा के थे या यानी कि ज़िबा हुए के थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुर्दा के थे। और जब एक इंसान एक बार उसके अंदर की गैरत मर जाती है, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी इस तरह का काम जो है ना, पहली बार मुश्किल होता है। जब आपने एक बार कर लिया, फिर उसके बाद आपका जो है ज़मीर कोई ना कोई मंतक लॉजिक निकाल लेता है, और फिर पूरे इलाके को ये पता होता है कि वो फ़लाँ बंदा ये काम कर सकता है। मतलब कि आप किसी भी एक आम कसाब के पास जाके ये नहीं कह सकेंगे यार मेरी जी वो भैंस है वो मर गई है या मरन वाली थी, इनू स्लॉटर करके भेज दो। वो नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा मैं पागल, मैं अपने पूरे कारोबार की इज्जत जो है स्टेक पे लगा दूं। क्योंकि नॉर्मली जिससे आप जाके गोश्त लेते हैं उसके साथ आपका एक एतमाद का रिश्ता भी होता है। वो लोग अपनी इज्जत, अपनी एतमाद को स्टेक पे नहीं लगाते। लेकिन वो एक या दो इस तरह के जो है वो बेगैरत किस्म के लोग होते हैं, और उनका पूरी मार्केट को पता होता है, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए नहीं बता रहे होते कि कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ असलो रसूख होता है, थोड़े से वो बदमाश भी होते हैं। तो लोग कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम किसी के मामले में इंगेज हों। तो बहरहाल हमने इस तरह की चीज़ें दिखाई, और एक बार हमने तल्फ़ करा दिया था, एक या दो बार, और एक आध बार टीम्स नहीं आई थी, तो हम निशानदेही करके चले गए थे, और जाहिर सी बात है कि वो फिर लॉरियों ने खाया होगा। अच्छा, आपने पता किया कि ये बिकते किधर हैं? सर देखें कि वहाँ पे बाहर ना फट्टे लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है, और वहाँ पे इतना गोश्त, इतने पाए, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं कि वो तो मतलब कि सवाल ही नहीं कि बिकना कहाँ पे। मतलब कि आप खुद भी जाके, जिसका पीछे स्लॉटर हाउस है, जाहिर सी बात है उसने मेन पे कहीं ना कहीं छोटा सा फट्टा भी तो ख़रीदा ही होगा ना, वहाँ पे जाके लटका देगा। या फ़र्ज़ करें एक यहाँ पे ऐसा शख्स है जिसके अंदर गैरत नहीं है, और वो बेईमान शख्स है, और वो लोगों को मुर्दार खिलाने के लिए तैयार है। हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार को भाई, या उसी का कोई अपना नुमाइंदा करिंदा उसने बाहर मेन पे बिठाया। लेकिन जब जाके लग जाना ना, एक आम शहरी को नहीं पता लगना कि ये मुर्दार का था या क्या था। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जितनी गंदी और गलीज़ चीज़ होती है, उसको जब प्रेजेंट किया जाता है उतना ही साफ़ सुथरे अंदाज में किया जाता है। उसकी मिसाल मौजूद है कि टोरंटो मार्केट में वहाँ पे चर्बी को रंग लगा के, सिरका और नमक लगा के गोश्त बनाया जाता है, और उसको कहते हैं ये पल्ला है, पल्ला नुमा गोश्त होता है। मुर्गी की वेस्ट में से वो चर्बी निकालते हैं, चर्बी को बहुत ज़्यादा धोते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। अब पता लग रहा होता है कि चर्बी है। चर्बी ज़ाहिर बात है कि शक्ल से चर्बी नज़र आएगी। उसको वो लोग बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद उसमें नमक लगाते हैं कि इसके अंदर की हमक और स्मेल ख़त्म हो जाए। क्योंकि सारा दिन जो एक मुर्गी की शॉप पे, जो एक मुर्गी फ़रोख्त है, उसकी शॉप पे जितना वेस्ट इकट्ठा होना है उसने रखा होगा, वो सारा दिन का वहाँ पे पड़ा है, गर्मी सर्दी जो भी है, उसमें एक स्मेल भी पड़ रही होगी। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए उसमें नमक लगाया जाता है, और साथ लगाया जाता है सिरका। और उसके बाद मैंने कहा ये अभी भी गोश्त तो नहीं लग रहा, कोई भी लेने को तैयार तो नहीं होगा। उसने कहा अब देखिए मैं आपको इसको गोश्त बना के दिखाता हूँ। उसने एक लाल रंग पकड़ा, उसको एक बाल्टी में मिक्स किया अच्छे से, और उसमें डाला, तो वो वाकई लाल हो गया। हमारे सामने उसने गोश्त बना दिया चर्बी को। और फिर उसने बताया कि जैसे अगर अभी गोश्त जो है या बोनलेस जो है मुर्गी का, वो 750 या 800 रुपये किलो है, तो ये 250 या 300 रुपये किलो है। ये यहाँ पे बहुत से जो हैं कबाब वाले, बहुत से जो होटल्स वाले हैं, वो आते हैं, हमसे लेके जाते हैं, और वो जो गोश्त तैयार कर रहे हैं वो आपके घर के पेट्स ना खाएं। आप बिल्ली को डालें तो वो ना खाए कि मैं नहीं खाना। अच्छा, हम बाहर देखते हैं गुजरते हुए 50 रुपए में या 70 रुपए में बड़ा शुआर, ये इसी तरह की चीज़ें खिला रहे हैं। आप सोचें कि अगर 700 से 800 रुपये किलो बोनलेस गोश्त है, और 50 या 60 रुपये का या 100 रुपये का कोई भी शख्स शवारमा बना रहा है, जिसमें 30 रुपये कम से कम उस ब्रेड की कीमत है, फिर उसमें उसने जाहिर सी बात है कुछ सॉसेज लगा रहा है, फिर उसमें थोड़ा सा सैलेड लगा रहा है, और फिर उसमें उसने अपना भी हिस्सा रखना है ना, मुनाफा भी रखना है, बचत भी रखनी है, जिसमें उसने बिल और किराया खर्चा निकालना है। अब आज आके जो 10 रुपये में उसने या 20 रुपये में जो कीमा डालना है, अब वो मुर्गी का तो डाल नहीं सकता। मुर्गी का तो 10-20 रुपये में ऐसे ही करेगा कि वो शवारमे के ऊपर से ऐसे ना घुमा ले और के बस मैंने डाल दिया। अब वो जो अंदर डाला है वो फिर इसी तरह की चीज़ें हैं। मतलब कि बता रहा हूँ कि जब आपके अंदर ईमान ना रहे, जब आपकी गैरत ख़त्म हो जाए, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, और कोई भी काम पहली बार जो है मुश्किल होता है। टोरंटो मार्केट में जो मसनूई गोश्त, मैं तो उसको मसनूई गोश्त कहता हूँ कि भाई एक चीज़ गोश्त है ही नहीं, आप रंग और नमक और चीज़ें लगा के उसको गोश्त की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की नहीं, दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और फिर उसके बाद वो इतने गंदे अंदाज में उसको तैयार करते हैं, मतलब कि जब मुर्गी की वेस्ट आती है उसमें मुर्गी की वेंस में ब्लड है, उसके साथ मुर्गी की जो जितना भी कचरा है उसके अंदर से वो चर्बी निकल रही है। चर्बी मतलब कि वो बेसिकली जो एक छाती के ऊपर हल्की सी लेयर होती है ना चर्बी की, ये वो वाली चर्बी को गोश्त बना रहे होते हैं। उसको एक गंदे से टप में गंदे पानी के साथ अच्छे से जो है ना वो कोशिश करेंगे कि इतना धोएं कि वो जो अंदर जो ब्लड वाली या गंदगी है, या वो उसके अंदर जो
रेडनेस है उसको पहले ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो एक उसकी स्मेल भी होती है ना, ज़ाहिर सी बात है, वो सारा दिन खून और वो लगा हुआ है। उसके बाद उसको जब नमक और ये लगाया जाता है तो और रंग लगाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, वैसा कि वो गोश्त की तरह दिखने लग जाता है। अब जब ये पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, वहाँ पे यकीन माने चूहे तो कहना उनकी तौहीन है, मैं तो कहता हूँ शेर, क्योंकि बिल्ली जितना चूहा, और एक दो नहीं, मतलब कि आप वहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा होता है, आप जिस तरफ फोकस करेंगे आपको नज़र आ रहे हैं चूहे, कोई इधर से जा रहा है, उनका घर कोई है, दुकान के ऊपर से जा रहा है, और इतने दिलेर चूहे कि ये मैं मतलब कि ये मैं बैठा हूँ और ये उसका आगे अगर वो है टप है जिसमें उसने वो रखा हुआ है, तो उसी टप के ऊपर बैठ के वो जो है ना अपना हिस्सा निकाल रहा है। आप उसको थोड़ा सा इशारा करेंगे, कोई आवाज़ निकालेंगे, उसने कहना भाईजान मैं नहीं जा रहा, वो उधर ही है। और वहाँ पे उनकी इतनी इतनी बड़ी बिलें हैं, इतनी इतनी बड़ी उन्होंने खुड्डें बनाई हुई हैं कि आपकी सोच होगी। और मुझे इतना अफसोस हुआ उस वक्त कि ना, जब इन्होंने ये सारा चीज़ कर लेते हैं तो इसको ठंडा करते हैं, उसके बाद ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा बर्फ़ कहाँ पे आप लोगों की? तो मैंने कहा आए मैं दिखाता हूँ। वो गए तो जो वहाँ का मेन सीवरेज था उसके ऊपर उसने रखा हुआ है, उसमें गटर का पानी, उसमें साइड पे बाकायदा तौर पे एक वो कूड़ा पूरे मोहल्ले का इकट्ठा हुआ है, और वहाँ पे चूहे फिर रहे हैं, वहाँ पे चूहे की बिल है। उसने वो बर्फ़ उठाई और जाके उसमें डाल दिया। और मैं कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा पाए ना बर्फ़ तो पता साफ़ ही होती है, हल्का पानी मारे। मैं हैरान हूँ कि इस बंदे को कोई पता नहीं, उसने वो बर्फ़ उठा के उसमें डाल दिया, वो ठंडा हो रहा है। उसके बाद उसने बड़ा एक खूबसूरत सा पैकेट मंगवाना है और उसके अंदर उसने उसको भर के, वो ऐसे लगना कि फ़्रोज़न मीट है, और वो उसके बाद जो है वो लोग बड़े मज़े ले लेके ये फ़्रोज़न आइटमों के तौर पे खा रहे हैं और वो बेच रहे हैं। हमने उनके साथ इतने प्रोग्राम किए कि अब वो पूरा प्रोसीजर मुझे भी याद हो गया है, और मैं जाके ना उनसे करता बड़ा अच्छे अंदाज में कि बड़े अच्छे सॉफ्टली, और वो अब मैं जाता हूँ तो कहते हैं अली भाई आ गए, अली भाई आ गए, और वो पूरा प्रोसीजर मुझे साथ साथ बताते हैं। बल्कि मैं भी कह रहा था नहीं वो भी बताएं कि जब आप रंग कैसे मिक्स करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसको कैसे पता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये स्क्रिप्टेड या प्लांटेड है, ये खुद उनको बता रहा है। मुझे इसलिए पता है कि मैं 5 प्रोग्राम कर चुका हूँ। हम 5 बार गए और वहाँ पे जाके डीजी फूड जो हैं उनको ये दिखा रहे हैं कि भाईजान ये देख लें, ये आपके करने वाले काम है। एक्शन नहीं होता सर मुझे नहीं पता कि अगर वो आज भी वहाँ बैठे हुए कर रहे हैं और इतने इतनी फखरी अंदाज में आसानी बता से रहे हैं, आपको दिखा भी रहे सर हैं। फखरी अंदाज में बता रहे हैं कि यार ये देखें ये ऐसे होता है वैसे होता है, तो इसका मतलब है कि कोई एक्शन नहीं हुआ। पूरे लाहौर ने, पूरे पाकिस्तान ने वो क्लिप्स देख ली। मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार मुर्गी खाने को दिल नहीं करता, बारबेक्यू कहीं से बाहर को खाने को दिल नहीं कर रहा। मैं हैरान हूँ कि अगर डीजी फूड अथॉरिटी तक नहीं पहुँचा या उनके किसी रिश्तेदार ने उन तक नहीं पहुँचाया कि भाईजान ये देख लें, ये जाकर बंद करवा दें। फिर वहाँ पे जिस अंदाज में ये नेबलेट्स और जिस अंदाज में ये दुमची पर तैयार किया जाता है, अल्लाह की पनाह, खुदा की कसम, आप अगर एक बार वहाँ से हो आए आप ये खाना छोड़ देंगे, इतनी वहाँ पे गंदगी है। आप खाते हैं? मैं बाहर से नहीं खाता, इस तरह की चीज़ें मैं बाहर से नहीं खाता। इसका सबसे अच्छा तरीका और हल ये है कि आप, हमारा नॉर्मली जो घर का ये मुर्गी का या ये गोश्त आता है, ये मेरे वालिद साहब की शॉप है, उसके बिल्कुल साथ एक मुर्गी की शॉप है। हमने जो करवाना हो ना, हम एक परिंदा पसंद करते हैं, उसका वेट करते हैं, हम कहते हैं कि यार ये आप कर दें, हम वहाँ से ला के घर में पका रहे हैं। ये जो आपको खुले में मिल रहा है, बल्क में जिनके पास बड़ा हुआ है, खुदा का वास्ते ये ना लें, आप अपनी आंखों के सामने करवा के ले लें। और ये जितनी बाहर वाली दुकानों में ये कलेजी, दिल और ये वाली सीखें हैं, नेबलेट्स, और जिसमें ये दुमची और पर, खुदा का वास्ता ये ना खाएं। इनके ऊपर वो नंगे फेर रहे होते हैं, इनके ऊपर पेशाब से भी ज़्यादा गंदा पानी, क्योंकि नाले का पानी यार, मतलब कि नाला बह रहा है, ऊपर चूहे फेर रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है। वहाँ पे कहते हैं कि यार भाईजान जिसने पकाना है उसने धो लेना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी रोटी के ऊपर से चूहा गुजर जाए तो आप खा लेंगे? तो आगे से कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं खा सकेंगे। तो मैं कहा आप पूरे पाकिस्तान को तो खिला रहे हैं कि वहाँ पे चूहे भी गुजर रहे हैं, वहाँ पे गंदगी बेपनाह है, नाला है बिल्कुल, मतलब कि नाले के ऊपर पानी भी उसी तरह का इस्तेमाल हो रहा है, और वो लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं बड़े मज़े ले लेके। वो कहते हैं ना जायके अहमी नहीं बनते, जितना गलीज़ होएगा उतना लजीज होएगा। मैं लाहौरियों के लिए जो है ना, ये जितना गलीज़ होगा उतना इन्हें लजीज लगेगा, और फिर जायके फिर एंज नहीं बनते। यार देखें, मैं बतौर लाहौरी ना एक बात कहता हूँ, बहुत से लोग ना हमें मजाक के तौर पे कहते हैं कि तुसी लाहौरी हो, तुसी खोता भी खादा है। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखें, अब हमारी जिस तरह की फील्ड है, हम बाहर से बहुत खाना खाते हैं, हमें नहीं पता कौन क्या खिला रहा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अच्छा पका हुआ था, हमें पता भी नहीं लगा। एन मुमकिन है हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं, अगर किसी ने, हाँ, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा बना हो लाहौरिया कुछ भी खा जाएगा। एक बड़ा मज़ेदार एक वाक़या याद आ रहा है फूड के वाले से, कि हमने ना जब ये प्रोग्राम शुरू किया तो हमने एक अचार फैक्ट्री की। अब वो अचार फैक्ट्री जो थी ना, वहाँ पे ये आपके स्टूडियो जितने ना उसके
बाकायदा तौर पे टैंकियाँ मौजूद थी, कंटेनर नहीं थे बेसिकली। उसने स्टोरेज एरियाज बनाए हुए थे और उसकी 8-8, 10-10 फीट ऊपर जो है दीवारें थी। देखा है मैंने। हाँ, मतलब कि उस स्टोरेज एरिया तकरीबन 10 फीट गहरा था और कोई 3-4 मरले पे, मतलब कि एक भी नहीं था, 2-3 थे। और मैं उनकी वॉल पे फेर रहा हूँ, ऊपर से मैं उनकी वॉल पे फेर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे ना एक शख्स था जो वहाँ पे काम करता था। अब वो शख्स थोड़ा सा जो है उसका अपना भी जो है तंज़ो मज़ाक ठीक था, और वो बता रहा है कि ये ऐसे करते हैं वैसे। मैं उनके हाथ दिखा रहा हूँ, काम करने का तरीका दिखा रहा हूँ। वहाँ पे इतना गंदा अचार पड़ा, उसको उल्ली लगी हुई है, बाकायदा तौर पे फंगस की लेयर्स हैं ऊपर, अंदर जो है वो मक्खियाँ और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि इसमें से आप निकालते कैसे हैं? उन्होंने कहा पायन होने काट के वो खाना। अब वो उसके अंदर उतरा और नंगे पाँव और जूता उसने हमें देख के उतारा। उसने हमें देख के जूता उतार लिया। मैं कहा चले मेहरबानी आप जूता उतार दिया। अब वो जैसे ही ना वो सीढ़ी से उसके अंदर उतरा, अब सीढ़ी जो लगाई जा रही थी वो सीढ़ी एक थी, और इस्तेमाल कैसे करते थे कि पहले वो उस स्टोरेज एरिया के बाहर, मतलब कि वो जो उसकी 10-11 फीट की दीवार थी उस पर रख के बाहर से वो ऊपर दीवार पे आते थे, और फिर उसी सीढ़ी को अंदर रखते थे और नीचे उतरते। अब मुझे इतनी हैरानगी हुई कि बाहर वाली साइड पे जो साइड नीचे लग रही थी, और नीचे इतना गंदा गलीज पानी था गटर वाला, वही साइड अंदर अचार में रख रहे हैं। मतलब कि बाहर भी वही साइड नीचे आएगी और अंदर भी वही साइड नीचे जाएगी। और वो अंदर उतरा उस स्टोरेज एरिया की। तो मैं अब ना तंजिया तौर पे कह रहा हूँ कि अभी ये इनका मुबारक पाँव जो है ये हमारे खाने वाले अचार के अंदर जाएगा। तो उसने सुना, तो उसने मुझे कहा कि, मैंने उससे पूछा कि गहरा कितना है? तो उन्होंने कहा पायन मैं अपना मुबारक पैर रखा। मैं कहा जी आप अपना मुबारक पाँव रखें। फिर उसने रखा, उस पर लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया, वो बड़ा वायरल हुआ कि वो कहता है जी मुबारक पाँव रखो, और वो फिर रखता है। तो मैं देख रहा था कि उस शख्स के लिए बड़ी मामूल की बात है कि वो पूरा अंदर जो है, अंदर जो उस अचार के अंदर उतरा हुआ है, उसके हर बॉडी पार्ट जो है वो आपके खाने वाले अचार के साथ टच हो रहा है। और अब उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसको धो सकता है, मतलब कि उसको वो तकरीबन प्रोसेस सा तैयार था। उसके बाद उसका मसाला और उसमें तेल डलना था, और वो कर रहे हैं, वो जूतियों समेत और पाँव समेत अंदर घुसा हुआ है, और उसके जिस्म के जो औज़ा उस अचार के साथ टच हो रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकता, वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। अचार बेसिकली हमारे एक कल्चर का हिस्सा था। हम जब किसी घर में अचार डालते थे तो हम दूसरों की तरफ बतौर गिफ्ट भेजते थे। साग बनता था तो लोगों की तरफ भेजते थे। और आप देखें कि ये उसके साथ कर क्या रहे हैं, मतलब कि अचार जिसको हम बतौर गिफ्ट लोगों की तरफ भेजा करते थे, उसकी तैयारी, मतलब कि अगर आप एक बार वहाँ पे खड़े होके देख लें तो आप दोबारा खाने की हिम्मत नहीं करेंगे, अनलेस कि घर का कोई बना हुआ है तो आपको पता है कि यार ये एक तरीके से बना है, वहाँ का आप दोबारा नहीं खा सकते। हमने एक और अचार की फैक्ट्री में किया, लिटरली मुझे वहाँ पे ना वॉमिट हो गई कि उधर इतनी भद्दी स्मेल थी, और वो देख के मुझे इतना अजीब लग रहा था, इतनी कराहत हो रही थी कि मुझे बाकायदा, मतलब कि कंट्रोल ही नहीं रहा, और मैं बाकायदा वहाँ पे जो है एक साइड पे जाके मुझे वॉमिट हो गई, और मैं वॉमिट कर रहा हूँ। और ये वही चीज़ थी जो उन्होंने पूरे लाहौर में खिलाना है, एक अच्छी सी पैकिंग करके और थोड़ा सा प्रोसेस करके। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं एक खुला अचार भी होता है, एक कंपनी वाला भी होता है। ये जो आपने छापा मारा था, ये खुला था या कंपनी वाला? अच्छा, इस हवाले से ना बहुत से लोगों ने कहा कि आपने कंपनी का नाम क्यों नहीं बताया या फलाना। देखें, ये जो फैक्ट्री थी ये रॉ मटेरियल तैयार करती थी, और ये मुख्तलिफ लोगों को आगे सप्लाई करते हैं। मतलब कि ये प्रोसेस्ड जो आम और प्रोसेस्ड जो गाजर थी वो तैयार करते थे, और यहाँ से जब जाते थे तो वो आगे अपनी वो उसमें वैरायटी लगा के, देखें वो जहाँ पे भी भेजते थे वहाँ पे वो अपनी जो भी उनकी रेसिपी उसके मुताबिक उसका मसाला डाल के उसको तैयार करते थे। तो ये हर जगह जा रहा था, छोटे प्लांट्स पे भी और बड़े प्लांट्स पे भी, क्योंकि एक बंदे ने फ़र्ज़ करें अगर 2000 किलो आम तैयार किया, मतलब कि यार वो इतना ज़्यादा था कि मैं आपको नहीं बता सकता। मतलब कि 8-9 फीट गहरा एक स्टोरेज रूम से बड़ा उसका था, और वो एक नहीं थे, वो कई थे। वहाँ पे 3-4 स्टोरेज एरिया तो हमने दिखाए। तो वो अगर एक बंदे ने 2000 किलो भी, शायद मैं बहुत कम बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा था, मतलब कि वो 10,000 किलो से भी शायद ज़्यादा आम होगा जो उसने वहाँ पे प्रोसेस किया हुआ था। तो वो उसने अकेले किसी एक कंपनी को नहीं बेचना था, उसने मुख्तलिफ कंपनीज़ को भी देना था, मुख्तलिफ ऐसे डीलर्स को देना था जो अपने तौर पे उसको तैयार करते हैं, और फिर वहाँ से वो पूरे लाहौर क्या पूरे पंजाब, जहाँ जहाँ उसकी सप्लाई जाती है उसने वहाँ पे भिजवाना था। अच्छा, आपका एक क्लिप वायरल हुआ जिसके अंदर आप एक पुलिस वाले को कहते हैं कि यार ये जो बोतलें ये दिखा दें। हाँ। उस बोतलों में मेरा ख्याल है शहद होगा। हाँ। वो पूरा किस्सा क्या था? अच्छा, हम ना शराब पे प्रोग्राम कर रहे थे, और हमें ना इस हवाले से कुछ
सोर्सेज से पता लगा कि यहाँ पे कुछ पुलिस एहलकारान हैं जो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए शराब सप्लाई करते हैं, शराब खुद भी पीने के लिए लेके जाते हैं और शराब सप्लाई भी करते हैं। हमने उस पर एक प्रोग्राम किया और उसमें एक ASI साहब थे जो वर्दी में मलबूस थे और उनका साथ जो सर्विस रिवॉल्वर है उनके साथ लगा हुआ था, और उन्होंने माल रोड पे एक बड़े होटल से 2 कार्टन लिए और अपनी बाइक पे बैठे, मतलब कि बाइक आगे एक और शख्स चला रहा था, पीछे वो बैठे और 2 कार्टन थे। अब आप देखें कि बाइक पे 2 कार्टन से ज़्यादा शराब नहीं ले जाई जा सकती, मतलब कि अगर उनके पास जगह और होती तो शायद वो और भी कहीं ना कहीं रख लेते, लेकिन वो ऑलरेडी इस तरह करके बैठे हुए थे पीछे। आगे एक शख्स सिविल में बाइक चला रहा है ना, उसकी अच्छा वो भी पुलिस वाले? उसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी, मुझे नहीं पता वो पुलिस वाला था या नहीं था, लेकिन उसकी मूछें बड़ी ऐसे मूछें थीं और पीछे ASI साहब बैठे और दरमियान में 2 कार्टन रखे हैं। अब जिस होटल से निकले हमें पता था कि इनके पास शराब है, और हमें पहले भी इस हवाले से सोर्सेज ने कंफर्म किया था कि ये इस तरह से यहाँ से लेके जाते हैं। अब हम उनके पीछे गए, हमने उनको रोका। आपने किधर ट्रेस किया था उन्हें? हमें उसकी पहले से खबर आई थी ना, हम वहाँ गए, उन्होंने जब ली और जैसे ही वो निकले फिर हम उनके पीछे गए, हमने उनको रोका। तो जैसे ही हमने उनको रोका तो उन्हें पता लग गया कि ले जी ये कोई मसला ख़राब हो गया। अब मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले हम इस चीज़ को रजिस्टर्ड कर लें कि कॉटन्स के अंदर क्या है। कॉटन के अंदर हमें कंफर्म था कि शराब ही है, लेकिन मुझे पता था कि अब ये भागने की भी कोशिश करेंगे। इन्हें पता है कि इनसे 24 शराब की बोतलें जो हैं वो बरामद होने लगी हैं और इस पे बड़ा संगीन दफात के साथ इन पे पर्चा भी हो सकता है, ये अपनी ड्यूटी से भी फारिग होंगे। तो उस पे ना अब वो पहले थोड़ा सा अग्रेसिव हुए, फिर उन्होंने ना थोड़ा सा फ्रेंडली होके कि भरा नहीं मेरा अली भाई इस तरह फलाना इवेंट सी ये सी। मैं अब उससे ना उसी तरह फ्रेंडली होके मैं कहा यार मुझे दिखाएं तो सही क्या है इसमें। उसने कहा जी शराब ही है, जो तुसी कह रहे हो वही है। मैं कहा दिखा तो दे, मैंने आज तक देखी भी नहीं है। मैं उससे वो रजिस्टर्ड करना चाह रहा था। उसमें हमने उसको बड़ा एक यानी कि फ्रेंडली अंदाज में उसको मजबूर किया कि वो दिखाए। उसने दिखाया, अंदर शराब की बोतलें थी। फिर उसने खुद बताया कि 24 शराब की बोतलें, 12 ऊपर वाले कार्टन में, 12 नीचे वाले कार्टन में। और आप मज़े की बात बताऊँ कि उसने ऊपर नीले रंग के शापर भी रखे हुए थे। उसमें क्या था? शॉपिंग बैग जो है ना वो इसलिए साथ है कि जब किसी को 2 देनी है तो उसको शॉपिंग बैग में डाल के देंगे ना, वो हाथ में तो नहीं पकड़ के लेके जाएगा। और ब्लू शॉपिंग बैग जो है ना उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि अंदर जो शॉपर में है वो नज़र ना आए। ब्लैक या ब्लू जो शॉपर होते हैं उसका इस्तेमाल इसलिए होता है। ट्रांसपेरेंट होगा तो पता लग जाएगा इसमें वो शराब है, और किसी को आप हाथ में तो शराब की बोतल उस तरह भी नहीं दे सकती। तो उसके साथ जो शॉपिंग बैग्स मौजूद थे उससे मुझे ये लगा कि ये अपने लिए भी नहीं लेके जा रहा, इसने रास्ते में किसी को 2 बोतलें, किसी को 3 बोतलें इस तरह देते हुए जाना है। हमने वो क्लिप किया और उस पर अब हम ये देख रहे थे कि यार ASI है, उसने वर्दी पहनी हुई है, अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए 2 कार्टन लेके जा रहा है और साथ शॉपर भी मौजूद हैं, वेपन लगा हुआ है। उसमें उनको कहीं किसी तरह मौका मिला, उन्होंने वहाँ से जो है भगा दिया। हम उनके पीछे भी गए, कोशिश की, लेकिन वो दोबारा नहीं पकड़े जा सके। लेकिन देखिए बतौर मीडिया वर्कर जब हमारे पास एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि अब जब हम अरबाब इख्तियार को दिखाएंगे, मतलब कि जो पंजाब पुलिस के जिम्मेदारान हैं, IG साहब हैं, DIG साहब तक ये पहुंचेगा कि फ़लाँ ASI, मतलब कि उन्हें तो पता ना कौन से थाने में कौन सा ASI है, उसकी शक्ल, उसका नाम, सारा कुछ आ गया, बीच में शराब भी आ गई। तो मुझे पता है कि मुतलका डिपार्टमेंट तक पहुँच जाना है। और जैसे ही फिर वो क्लिप लगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसके बाद अपनी जॉब से फारिग हो गया, मुअत्तल हो गया, सस्पेंड हो गया। अच्छा उस दिन मौके पे मैंने आपका क्लिप वो देखा, आपने 15 पे उस पर कॉल भी की? हाँ, तो हमने 15 पे कॉल की और वो जो भागे ना वो इसीलिए भागे कि हम जब 15 पे कॉल कर रहे थे, अब एक हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो कॉल पे के उन्हें वो बता रहे हैं कि हम इस जगह खड़े हैं लोकेशन पे और आप किसी को भेजें। देखें जी, उसको पकड़ना तो आगे पुलिस नहीं है ना, पुलिस ने उसे शराब रिकवर करनी है और पुलिस ही उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनेगी, जो भी मुकदमा बनेगा उस पर दर्ज करवाएगा। पुलिस नहीं है कि तो हम तो नहीं कुछ कर सकते। हमारा तो ना कोई अपना ज़ाती जेल है या कोई अपना कोई ज़ाती थाना तो नहीं है, या हम उसको थाने तो अपने TV चैनल के ऑफिस तो नहीं ले जा सकते। हम तो निशानदेही कर सकते हैं और वहाँ पे उसको किसी तरह से बातों में लगा के रिटेन कर सकते हैं कि जब तक पुलिस आए, पुलिस आके उससे शराब अपनी हिरासत में ले और अपनी जो भी कार्रवाई बनती है वो करें। बड़ा मज़ा आता कि अगर वहाँ पे पुलिस का डाला पहुँच जाता और मैं देखता कि पंजाब पुलिस का जो डाला आता वो अपनी पेटी भाई के ऊपर किस तरह से कार्रवाई करते, क्या मुकदमा बनाते या क्या करते। बहरहाल उसकी किस्मत अच्छी कि वो मतलब कि ना तो पुलिस आई उसको, मतलब कि मैं बताता हूँ ना कि वहाँ पे एक शख्स कॉल पे लगा, एक जो है वो कैमरे पे था। हाँ हम इंगेज, मैं उसको लगातार इंगेज कर रहा था। उसी दौरान उसको जैसे ही मौका मिला उसने वहाँ से भगा दी। अब उसके बाद 15 पे तो कॉल हो गई भी थी। हमारे लिए इतना सरप्राइजिंग था कि वो भाग चुके। यार हम सोच रहे हैं कि अब 15 की जब रिस्पॉन्ड पे कॉल आएगी या कोई
डाला आएगा, हम उन्हें क्या कहेंगे। फिर हमने सोचा हम उन्हें वीडियो दिखाएंगे कि इस तरह था, ये भाग गया फलाना। मज़े की बात, उसकी बैक कॉल ही कोई नहीं आई, किसी ने कोई कॉल ही नहीं की उसके बाद कि भाईजान हम इधर पहुंचे हैं, किधर हैं आप, कहाँ पे आपने रिपोर्ट किया था या कहाँ पे कंप्लेंट की थी, कहाँ पे आप, कोई दोबारा कॉल ही नहीं आई। अच्छा, आपने 15 पे क्लियर किया था कि हुआ क्या, वाकया हमने क्या हुआ? 15 पे, आपको पता है कि पहले इस्लामाबाद कॉल जाती है और फिर इस्लामाबाद से मुतलका थाने तक जानी होती है, और वो इस तरह से हमने 15 पे जो भी ऑपरेटर थे उन्होंने बताया कि इस तरह पंजाब पुलिस का एहलकार है, वो 24 शराब की बोतलें लेके जा रहा है, और इसके हवाले से हमें पहले हमारे सोर्सेस ने बताया था कि पहले भी करता है, और उस दिन वो पकड़ा भी गया ना, तो हमने उसको किसी तरह रोका हुआ, काइंडली कोई भी मुतलका जो थाना है उसकी पुलिस भेज दें, हम जहाँ पे एग्जैक्टली खड़े हुए हैं। ये कॉल हुई है, उसके बाद किसी शख्स ने कोई हमसे रब्ता नहीं किया, और फिर जब वो क्लिप लगाया, वो वायरल हुआ, फिर जाहिर सी बात है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बदनामी का बायस भी था, उस पर एक्शन भी हुआ, उसको मुअत्तल कर दिया। और हमने उस दिन 2 पुलिस एहलकार पकड़े थे, एक ये और एक और शख्स था जो उसने भी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, और उसके पास 1 या 2 शराब की बोतलें थीं। और मैंने उसको जब पकड़ा, उससे पूछा, तो उसने कहा जी वो मेरे भाई की शादी है और वो ऐसे वैसे फलाना, वही जो भी ड्रामेबाजी रंगबाजी। तो अब इसके पास 1 थी, तो हमने इसे कहा कि अब हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, शराब इसके पास रजिस्टर्ड होगी। मैं कहा तुम मेरी बात सुनो, हम 15 पे कॉल नहीं कर रहे, तुम इसको, इतनी तुम्हें खिला की जरूरत नहीं, तुम इसको तोड़ के चले जाओ। अच्छा। और अपने हाथ से तोड़ के जाओ। उसने उतनी देर में ही वो किसी तरह जो है ना भागा। जाहिर सी बात है कि वो अब वो माल के करीब था, हम रोड पे भी नहीं तोड़ सकते थे कि वो जो उसका वो शीशा है या वो उसकी जो किरचियाँ हैं वो किसी और के लिए जो है नुकसान का बायस ना बने। हमने से कहा कि वो वहाँ पे जाके इसको तोड़ो, हमारे सामने तोड़ो। उसको मौका मिला, वो शराब की बोतल लेके वहाँ से भाग गया, तोड़ी भी नहीं, निकल गया। अब उसकी भी शक्ल आ गई हुई थी, वो भी वायरल हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस एहलकार वर्दी में कोई भी इस तरह की हरकत कर रहा होगा और वायरल हो जाएगी, तो पंजाब पुलिस के ज़िम्मेदारान IG साहब, DIG साहब, जो इतने काविशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का जो है वो इमेज सुधारा जा सके, इमेज बेहतर किया जा सके, उन तक पहुंचेगा तो जाहिर बात है वो जॉब से फारिग होगा, मुअत्तल होगा, जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेगा। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ कि इस क्लिप को, इस प्रोग्राम को हमने तकरीबन 1 साल या 1.25 साल पहले किया था। ये भी ईद गुजरी है, ईद से 1 रोज़ पहले मैं मुगलपुरा में मौजूद था, और बहुत से लोग अक्सर आके मिलते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी राय देते हैं, यार फ़लाँ चीज़ देखी थी। बहुत से लोग आके दुआएं भी देते हैं, बहुत से लोग आके तस्वीरें भी बनाते हैं। मैं मुगलपुरा बाज़ार में मौजूद था, एक साहब आए, उन्होंने मुंह में मास्क लगाया हुआ है और वो थोड़े से हेल्दी हैं। उन्होंने आके मेरा बाजू पकड़ लिया, मैंने उनकी तरफ देखा, उसने कहा अली भाई साइड पे आए। मैं कहा ठीक है। अब ना वहाँ पे रश ज़्यादा था, मुझे लगा कोई तस्वीर लेना चाह रहा है या कोई बात करना चाह रहा है, कोई मसला होगा बताना चाह रहा है, तो मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ। मेरे साथ एक दोस्त मौजूद थे, हम बाइक पे थे, बाइक पे ही थोड़ा सा आगे गए और वो साथ आया। उसने ना थोड़ा सा पॉज लिया और कहता, यार अली भाई मैं आपकी वजह से 1 साल से मुअत्तल हूँ। मैं उसकी शक्ल देखने लग गया हूँ, उसने भी मास्क पहना हुआ है। मैंने कहा अच्छा क्या हुआ था, क्यों? मतलब अच्छा, वैसे आपको शक्ल याद थी उस बंदे की? अच्छा, मैं अपना कंटेंट, जाहिर सी बात है 1-2 बार बंदा देखता है कि क्या किया इसमें, क्या बेहतर हो सकता था, तो मुझे बहुत से लोग जिनके साथ मैंने कंटेंट किया कहीं ना कहीं याद होते हैं। अभी उसका मास्क लगा हुआ है और मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता लगा कि ये कौन है और ये क्या कह रहा है। उसने कहा अली भाई 1 साल से आपकी वजह से मुअत्तल हूँ। तो मैं कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ था? तो उसने कहा आपने मेरा वो फलां रोड पे इंटरव्यू किया था। मैं कहा अच्छा कौन सा इंटरव्यू? इतनी देर में उसने अपना मास्क उतारा और मुझे अब वो उसका चेहरा जहन में आ गया। मैं कहा, और उसने साहब बताया कि यार वो मैं 24 बोतलें वर्दी में, नहीं वो दूसरे वाला जिसके पास 1 या 2 थी। उसने कहा वो मैं वर्दी में शराब लेके जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा। तो मैं कहा आप वर्दी में शराब लेके जा रहे हैं, आपको नहीं पता ये कितना संगीन जुर्म है? तो उसने कहा यार वो मेरी शराब नहीं थी, मेरे दोस्त की शराब लेके जा रहे थे। मैं कहा आपने उधर इंटरव्यू में कहा कि मेरे भाई की शादी है या भाई के लिए लेके जा रहा हूँ। और बस यार उस टाइम जो जहन में आया, अब उसने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा यार अली भाई उस क्लिप के बाद से अभी तक मैं मुअत्तल हूँ। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने मुझे कहा कि यार आप कोई सिफारिश करें। मैंने कहा भाई मैं क्या सिफारिश कर सकता हूँ? उसने कहा मुझे आप ना अपना नंबर दें। तो अब उसी असना में ना मेरे जो 7 दोस्त थे, वो जाहिर सी बात है कि वो भी थोड़े से इस हवाले से एक्टिव हैं, सियाने हैं, समझते थे। उन्होंने कहा हाँ लिखें। अब उन्होंने उसको कोई भी नंबर लिखवाया, मुझे नहीं पता अपना लिखवाया या कोई भी लिखवाया। उसने कहा बैठे अली भाई वो फ़ोन आ रहा है, चले। हम वहाँ से निकले किसी तरह। उसने कहा यार अली यहाँ पे रश है, ये बंदा 1 साल से
तुम लोगों की वजह से मुअत्तल है, कहीं ना कहीं परेशान भी होगा, डिप्रेशन में भी होगा, उसने कहा ईंट उठा के मार दे, कोई वारदात कर दे, तू क्यों उसके साथ इतने सुकून से खड़ा हुआ है। और फिर हम वहाँ से निकले। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या होता है प्रोग्राम करने से, क्या होता है। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ पे प्रोग्राम करते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, हम उसकी निशानदेही कर देते हैं। जब आवाम उसमें इंगेज होती है, उस पर कमेंट करना शुरू करती है या उसको शेयर करती है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो मुतल्लिका इदारों की मजबूरी बन जाता है उस पर एक्शन लेना। हमने हाल ही में एक प्रोग्राम किया व्हीलर्स पे, और वो प्रोग्राम चला, वो वायरल हुआ। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो बड़े इमेच्योर थे। उनमें जो मेच्योर व्हीलर्स थे, उन्हें पता था, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो छोड़ चुके हैं, हम पे बड़े पर्चे, हम तो नहीं, हम करते। मैं उन्हें कहा भी कि ज़रा करके तो दिखाएं। तो सारे बच्चे कह रहे थे कि व्हीलर्स हैं, लेकिन उन्होंने नहीं करके दिखाया। वहाँ पे कुछ जो नौजवान ज़रा जो इमेच्योर, उन्होंने कहा जी मैं व्हीलर, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वो उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि वो व्हीलिंग तो कर ही रहे थे, रमज़ान में ये बाकायदा रिलीज़ निकलती हैं और ये उसमें कर रहे होते हैं। उसमें मैंने उससे बातचीत भी की, वो उसमें बड़ा फ़खरी अंदाज में कह रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह व्हीलिंग करते। मैं कहा अगर किसी को चोट लग गई, उसने कहा नहीं नहीं देखी जाए, कुछ नहीं होता। वो वायरल हुआ, पंजाब पुलिस ने उस सारों को पकड़ा, उनकी ठिंडे कर दी और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे, वो प्रोग्राम से पहले वाली भी लगाई और प्रोग्राम के बाद वाली भी लगाई। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ों पे एक्शन होता भी है, बहुत सी चीज़ों पे मतलब जब निशानदेही करते हैं तो उस पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स एक्टिव होते हैं। और जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वो जो पुलिस एहलकारान जिनसे शराब पकड़ी थी वो मुअत्तल है, वो अभी तक मुअत्तल है। उसमें से एक शख्स मुझे मिल के भी बता रहा है कि मैं मुअत्तल हूँ। और जिस तरह ये हमने व्हीलर्स पे किया, तो वो व्हीलर्स को पकड़ के उन्होंने उन पर पर्चे भी दिए और उनकी जो है साथ कटिंग भी कर दी, जो कि मुझे लगता है कि यार ये बड़ी एक जो है एक गैर कानूनी हरकत है कि आपने किसी भी शख्स को जिस भी आप जुर्म में पकड़ रहे हैं उसको सामना करने दें। ये जो आप ट्रेंड कर देते हैं या उल्टी फिर वीडियो बना के वायरल हाँ, करते हैं। कि मतलब कि सारी उम्र के लिए उसकी वीडियो वो सोशल मीडिया पे मौजूद रहेगी। मतलब कल को वो अगर ठीक भी हो जाता है या इसको छोड़ना भी चाहता है तो कहीं ना कहीं वो वीडियो उसको जो है मसला करेगी। और मेरा ख्याल है कि इस पे अदालत ने कोई एक्शन लिया हुआ है कि आप रिसेंट वाकया हुआ है। हाँ, कि अदालत ने इस पे पूछा कि आप जिन भी बच्चों को पकड़ रहे हैं आप उनके बाल क्यों काट रहे हैं, या बाल काटने के बाद उनकी वीडियोस क्यों बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे इस हवाले वैसे से भी भी बाल काटने का क्या कोई कानूनी उनके पास राइट है? नहीं, बस ऐसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट। हाँ, कि ज़रा वो मोहल्ले में जाएगा, उसको पता लगेगा अच्छा यार तू तेरी ट्रेंड किने करती। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई शख्स कानून तोड़ रहा है तो आप इस चीज़ को वजह बना के आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। मेरा ख्याल है कि पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस एहलकारान जो हैं, इनकी इस चीज़ की ग्रूमिंग होनी चाहिए कि अगर अगला शख्स कानून तोड़ रहा है या आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या कानून को हाथ में ले रहा है तो आपने इन रिटर्न कानून हाथ में नहीं लेना। आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म और जो भी आपकी ट्रेनिंग है उस SOPs को मद्देनज़र रखते हुए उसको पकड़ना है और उसके ऊपर वही कार्रवाई करनी है जिसका उसने वो जुर्म उससे मुर्तकिब हुआ है। ये नहीं कि आप बहुत से पुलिस एहलकार इसलिए कि मैंने धक्का मारा है, वो ज़ाती उसको बनाते हुए उस पर और तरह की भी चीज़ें डाल देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा गैर कानूनी है। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अक्सर गुजरते हुए मैंने देखा है स्कूल्स के बाहर या रेस्टोरेंट्स के बाहर जो है वो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं। अक्सर पुलिस वालों की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बच्चों को लेने आई होती हैं। तो ये अलाउ होता है कि ज़ाती इस्तेमाल में रख सकते हैं? यार यहाँ पे सरकारी वसाइल का इतना गलत इस्तेमाल होता है कि बतौर पाकिस्तानी शहरी जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, यकीन माने दिल खून के आंसू होता है कि एक तरफ हमारे बच्चों के पाँव में जूती नहीं है, उनके किचन में आटा नहीं है, उनके खाने के लिए रोटी नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। बाकी तो ख्वाहिशात दूर होगी ना कि ईद पे नए कपड़े चाहिए, फल पता नहीं कितना अर्सा हुआ खाया नहीं खाया, मतलब कि खाने की रोटी नहीं है, पाँव में जूता नहीं है। एक तरफ हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ जो हम टैक्स दे रहे हैं उनसे हो क्या रहा है कि सरकारी डाले दिए गए हैं, इतने इतने बड़े डाले दिए गए हैं और सिर्फ उस साहब को नहीं दिए गए, उसकी आगे फैमिली को दिए गए हैं और एक एक साहब को 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 दिए गए हैं। फिर उनके पेट्रोल की टंकियां हमारे टैक्स के पैसों से बढ़वाई जा रही हैं। फिर साथ एक सरकारी ड्राइवर दिया गया, उसकी तनख्वाह भी आप और मैं भर रहे हैं। और फिर वो जो है इतनी बड़ी गाड़ी में कभी बाजी शॉपिंग करने जा रही है, कभी बच्चों को स्कूल से पिक करवाया जा रहा है। हमने इस हवाले से प्रोग्राम की सीरीज़ शुरू की जिसमें हम सरकारी नंबर प्लेट वाले जो डाले किसी ऐसे मुकामात पे खड़े होते हैं, मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि 1:30 बजे का टाइम है या 2 बजे का टाइम है, तो एक अगर पुलिस की जो वैन है या पुलिस का डाला किसी स्कूल के बाहर बच्चों को पिक करने आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं ना जाके कि भाई ये पुलिस का डाला है। वो कहेगा हाँ जी। तो उसे पूछेंगे कि ये स्कूल के बाहर क्या कर रहा है, आप मुजरिम पकड़ने आए हैं? वो कहेगा नहीं नहीं वो साहब जो बच्चे लाना है।
यार आपको खुदा का खौफ आना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक पुलिस के डाले में अपने बच्चों को स्कूल से पिक करवा रहे हैं। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है? सर इस तरह की बहुत सी हमने की, हमारे बहुत से क्लिप्स इस वक्त सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ये देखें कि हम किस तरह की एक नौजवान नस्ल तैयार कर रहे हैं। ये मतलब कि इनके जो आगे बच्चे हैं, मतलब कि मैं अपने हवाले से बात करता हूँ, मैं किसी को नहीं कहता कि अगर मुझे बतौर स्टूडेंट एक सरकारी डाला जिसके ऊपर हूटर लगा हुआ है वो स्कूल छोड़ने जाता और मुझे स्कूल से लेने भी आता, उसके पेट्रोल का टैंक आवाम के टैक्स के पैसों से भरा जा रहा होता और उसमें जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसकी तनख्वाह आवाम के टैक्स के पैसों से आ रही होती और वो मुझे स्कूल छोड़ने जाता और स्कूल से लेने जाता, तो मैं लिटरली फरमान होता। मैं वहाँ जाके ठुड्डा मार के जो है ना टैके ही अलग होता। हाँ, कि मैंने कहना है मेरा प्यो अफसर लग गया है, मेरी सारी चीज़ें जो है वो मुफ्त हैं, मेरे पास वो गाड़ी है जो यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, उसके ऊपर हूटर लगा हुआ है, उसको कोई नाके पे नहीं रोक सकता, उसको कोई जो है सिग्नल पे नहीं रोक सकता और इसका पैसा भी मैंने नहीं देना, तो मेरे तो टशन ही और होते। और आप वाकई सोचें कि जो बच्चा इस तरह के वसाइल लेके स्कूल जा रहा है वो तो प्रिंसिपल को किसी खाते में नहीं लाता, क्योंकि प्रिंसिपल के पास छोटी गाड़ी है, वो बड़ी गाड़ी में आ रहा है, उसका रो भी हो रहा है, प्रिंसिपल उस बच्चे को कुछ नहीं कह सकता, उसको पता है कि इसका प्यो जो है अफसर लगा हुआ है। और मुझे इतना अफसोस होता है कि हम इन्हें सरकारी अफसर कहते हैं, हालांकि ये सरकारी मुलाजिम है। और मुझे बहुत से जब क्लिप्स करते हुए जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये साहब की फैमिली को मिली हुई है गाड़ी, एक गाड़ी जिसकी मालियत 3 करोड़ पे है और वो एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ी है और उस शॉपिंग सेंटर से कम जो जोड़ा मिल सकता है वो 2.5-3 लाख का है। मतलब कि वो ज़रा वहाँ पे और तरह के शादी के लग्जरी किस्म के जोड़े बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे एक सरकारी गाड़ी खड़ी है और मैंने उसे पूछा तो उसने कहा ये बाजी आई हुई है शॉपिंग करने। मैंने कहा तो बाजी मतलब कि सरकारी ओहदे पे हैं, ये साहब है? उसने कहा नहीं साहब सरकारी ओहदे पे हैं। तो मैंने कहा ये जो गाड़ी आई हुई है ये साहब को मिली हुई है? उसने कहा नहीं ये बाजी को मिली हुई है, और बाजी को सिर्फ इसलिए मिली हुई है कि बाजी सरकारी मुलाजिम की अहली हैं, बस उनका यही उनका डेजिग्नेशन है। मैंने कहा, और उसने कहा कि ये गाड़ी फैमिली को मिली हुई है साहब की और बाजी आई हुई है। मैंने कहा यार अगर बाजी को सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो साहब की या सरकारी मुलाजिम की बीवी हैं 3 करोड़ की गाड़ी दी हुई है, तो साहब को तो फिर जहाज़ दिया होगा। आप सोचें यार कि 3 करोड़ की गाड़ी उसकी फैमिली को दी गई है कि वो जिस तरह मर्जी गुल उड़ाएं, जिस तरह मर्जी शॉपिंग करें जाके। देखें एक सरकारी मुलाजिम जो है उसके घर का रेंट आप और मैं दे रहे हैं, उसको टेंशन कोई नहीं कि महीने बाद जब घर का रेंट देना पड़ता है तो क्या तकलीफ होती है। उसके मुलाजमों की तनख्वाह भी उसके मुलाजमों की तनख्वाह आप दे रहे हैं, उसका पेट्रोल का खर्चा आपने उठाया हुआ है, उसकी गाड़ियों का खर्चा आपने उठाया हुआ है और उसके ड्राइवर का खर्चा आपने उठाया हुआ है। उसको कैसे पता लगेगा कि एक आम शहरी की तकलीफ़ क्या है? एक आम शहरी को जब बिल आता है तो उसको क्या तकलीफ़ महसूस होती है, वो जब घर का रेंट देने लगता है उसको क्या तकलीफ़ महसूस होती है। उसको तो उसकी जाने बला उसकी सारे अखराजात हम जो हैं वो भुगत रहे हैं या उठा रहे हैं, मतलब कि ये आपके सरकारी टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार वो उसने बड़ी मेहनत की, उसने जी फ़लाना इम्तिहान पास किया और वो यहाँ पे इस ओहदे तक पहुँचा। यार देखें मेरी बात सुने, देखें अगर तो वो इतना काबिल आदमी था तो आज हम यहाँ पे ना होते। आप ये देखें, मतलब कि नॉर्मली हम जो ये बड़े बड़े अफसरान की बात कर रहे हैं, अगर वो इतना काबिल था कि हमें उसको अफोर्ड करना ज़रूरी था, हमें ये सारी चीज़ें देना ज़रूरी थी, तो उसकी काबिलियत कहाँ गई? आज तक हम वहीं पे क्यों खड़े हैं, बल्कि उससे नीचे खड़े हैं, उससे पीछे खड़े हैं। 70 साल पहले जो हमारे हालात थे आज उससे कुछ बुरे हो सकते हैं, हम बेहतर नहीं हो सकते। ठीक है, हम गरीब से गरीबतर होई जा रहे हैं और उसके मामला दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। दूसरा मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक तरफ आवाम जिसने वोट दिया या जिसकी खिदमत के लिए ये मुलाजिम रखे गए, उसका ये हाल है कि उसका बच्चा भूख से निढाल है, उसके बच्चे को दूध नहीं मिल पा रहा। और दूसरी तरफ इन जो मुलाजमों को, सरकारी मुलाजमों को हमने गाड़ियाँ लेके दी हैं कि अगर आज 2025 चल रहा है तो गाड़ी 2025 मॉडल की होगी या 24 मॉडल की होगी, इससे पुरानी इनके पास गाड़ी भी नहीं होगी। जब ये 1-2 साल पुरानी हुई थी शायद कोई नीचे किसी छोटे अफसर को या उसकी नंबर प्लेटें चेंज कराए थे। आपने इस चीज़ को नोटिस करना है कि आप रोड पे निकलें और जब भी आप कोई सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी देखेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होगी। मॉडल देखें उसका, हाँ लेटेस्ट मॉडल होगा, 24 होगा या 25 होगा या 23 होगा। इससे पुरानी गाड़ी उस अफसर ने रखी नहीं। यार अगर उसको गाड़ी देना इतना ही ज़रूरी है, आप उसको मेहरान लेके देना। देखें उसकी फैमिली मेहरान में क्यों नहीं पूरी आ पा रही।
मतलब कि आप उसको 3 करोड़ की गाड़ी लेके दे रहे हैं, जिसका जो मतलब कि उसने स्टार्ट करना है तो उस गाड़ी ने पेट्रोल के फक्के मारने हैं, मतलब कि उसने इतना पेट्रोल पीना है, और ये सारा बोझ आप मुझ पे डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मुझे इस महसूस हुआ कि हमें जाके पूछना चाहिए कि जिस टैक्स के पैसे या जिस गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा मैंने उठाया हुआ है, तो मुझे पता भी तो होना चाहिए कि क्या वो मेरे काम पे इस्तेमाल हो रही है या मेरी किसी मतलब कि बतौर आवाम मेरे बेहतरी के लिए कहीं इस्तेमाल हो रही है, या सिर्फ बाजी कल ही शॉपिंग। यार सरकारी गाड़ियों पे बकरे लेने गए हुए हैं, सरकारी गाड़ियों पे बाजी रमज़ान की शॉपिंग करने गई हुई हैं, बच्चों को आप स्कूल से पिक करवा रहे हैं। एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, वो एक बहुत बड़े सरकारी अहदे पे रहे, उन्होंने मुझे इस हवाले से मिले तो इतना ही अप्रिसिएशन दी, उसने कहा अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई ओहदा दिया है और मुझे उस ओहदे के साथ कोई एक गाड़ी मिल भी गई है, तो मुझे या तो उसको सरकारी काम में ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने उसके अलावा भी गाड़ी दी हुई है। मतलब कि ये जो बड़े बड़े अफसर ये सरकारी गाड़ियाँ और सरकारी पेट्रोल फूक रहे होते हैं, इनके पास अपनी भी ज़ाती भी 2-2-3 गाड़ियाँ हैं, ये वो नहीं इस्तेमाल करते। वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि जिस गाड़ी के ऊपर हूटर लगा होगा, जिस गाड़ी की नंबर प्लेट ग्रीन होगी, वो कोई रोकेगा ही नहीं, उसे पता है अंदर कोई बुलाई बैठी होगी, ये ना हो मेरी जॉब ही ना खा जाए। सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को ना आप नाके पे रोक सकते हैं, ना आप सिग्नल पे रोक सकते हैं, वो जो मर्जी वायलेशन कर रहा हो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जो वहाँ पे एक मुलाजिम खड़ा है या एक पुलिस एहलकार खड़ा है या कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा है, उसको पता है कि अंदर किसी भी किस्म की कोई भी बला हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हाँ, तो उसको आफियत इसी में नज़र आती है कि एक आम शहरी जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह, उसको रोकेगा इधर आ, तो हेलमेट नहीं पाया, चल 2,000 रुपये कट, उसके लिए ये आसान है, बजाय कि वो उधर जाके कि सर वो आपने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, या आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई, या आप ये किस तरह से जिगजैग करके आ रहे हैं। वो अगला कहेगा कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा बैज नंबर क्या है, उसने यहीं पे उसको पता लग जाना कि ये मसला हो गया। तो इसलिए जो कवानीन है, आवाम को ये लगता है कि वो सिर्फ गरीब के लिए है। मतलब कि आप देखेंगे एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है, वो सारा दिन ज़्यादातर बाइक्स वालों को रोकेगा और उनसे पूछेगा कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, उन पे 2-2 हज़ार चलान करेगा। हालांकि देखा जाए तो नॉर्मली बाइक वो चला रहा होता है कि जो ये 40 to 50,000 वाली ब्रैकेट में है, उसको हो सकता है कि इससे थोड़ा पीछे भी चल जाए, 20 से 30 हज़ार वाले भी किसी न किसी तरह बाइक अफोर्ड कर लेते हैं। अब उसको तो 2,000 चलान किया जा रहा है, जबकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको 500 का फ़ाइन है। मतलब कि गरीब के लिए जुर्माना ज़्यादा है, और ज़्यादा हो भी वही रहा है। आप किसी भी दिन एक जो है आप एक सर्वे कंडक्ट कर लें कि आप मैंने विटनेस किया इस चीज़ को। हाँ, आप किसी भी जगह रुक जाएं, वहाँ पे ट्रैफिक के जो रूल्स हैं ना, वो ज़्यादातर उन लोगों को समझाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, या उन लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है जो लोग बाइक चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां डाले चला रहे हैं, उनके जिनके लिए काले शीशे हैं, हाँ, उनको नहीं रोकते। उनके लिए ट्रैफिक रूल्स की जो है ना पासदारी इतनी ज़रूरी नहीं है। हम सिखा ट्रैफिक रूल्स है ही ज़्यादातर बाइक वाले के लिए है कि यार इसको हेलमेट पहनाओ, इससे 2,000 चलान दो। 2,000 चलान देते हुए एक बार आपको मतलब कि तकलीफ तो होती है। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और यहाँ पे अक्सरियत 20,000 कमा रही है, यहाँ पे आपने बजट में तो लिख दिया कि 37,000 मिनिमम वेज होगी, कहीं भी नहीं मिल रही। हमने बहुत से गार्ड्स पे प्रोग्राम किए, किसी को 13,000, किसी को 15,000, किसी को 22,000 दिया जा रहा है, और उससे इतवार वाले दिन भी काम लिया जा रहा है। आम रूटीन में भी 12 घंटे वो काम कर रहा है, इतवार वाले दिन भी काम कर रहा है। मतलब कि साल के 365 दिन काम करने, उसके बाद उसको तनख्वाह दी जा रही है 18,000, 17,000, और फ़र्ज़ करें कि वो जॉब से वापस जा रहा है, उसका हेलमेट किसी मजबूरी के तहत उसके पास नहीं है, टूट गया, गिर गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, और उसको 2,000 चलान हो गया। मतलब कि अगर आप उसको 2,000 चलान कर रहे हैं तो उसकी 4 दिन की जो दिहाड़ी है वो चलान की नज़र हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने देखा कि बहुत से लोग जब 2,000 चलान होता है, वो अपना पूरा जो है ना, वो ऐसे अपनी कमीज उठा के अपना पर्दा चाक कर देते हैं, दिखाते हैं कि देखो कि नहीं है हमारे पास, मैं तुम्हें अगर 2,000 दे रहा हूँ तो मैं अपने बच्चों का रिस्क दे के जा रहा हूँ, मैं इस 2,000 का आटा लेके जाना था या कुछ भी। बहरहाल ट्रैफिक रूल्स की पासदारी भी ज़रूरी है और हर शख्स के लिए ज़रूरी है। आप एक अगर वर्दी पहन के जा रहा है शख्स, उसके लिए भी ज़रूरी है, और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि जब मैं ये देखूंगा कि एक पुलिस एहलकार हेलमेट पहन रहा है, सिग्नल पे खड़ा हो रहा है, या वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी कर रहा है, तो मेरे लिए करना आसान हो जाएगी, बाकी भी करेंगे। हाँ, मैं कहूँगा कि यार अगर वो कर रहा है
तो मुझे भी करना पड़ेगा, और अगर उसको चालान देना पड़ रहा है तो मुझे भी देना पड़ेगा। अच्छा, आपने अक्सर देखा है कि अगर कोई एक या दो लोग इशारा तोड़ के जाते हैं, पीछे पूरी लाइन तोड़ देते हैं। हाँ, पूरी लाइन तोड़ देती है। वैसे ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि अगर कोई एक शख्स भी जो है वो इशारा ऐसे तोड़ के जाएगा तो वो पूरी लाइन, वो कहेगा अच्छा यार इसने तोड़ दिया तो हम भी तो, वो उसको ये पता होता है कि इसने आगे इंश्योर कर लिया कि आगे वार्डन नहीं खड़ा। अच्छा, और जो खड़े रह जाते हैं ना, वो अपने आप को फिर बेवकूफ़। हाँ, वो कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। और नॉर्मली पता क्या होता है कि एक पुलिस एहलकार आया ना, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, नॉर्मली अब कैमराज आ गए जो कैप्चर कर लेते हैं, तो उसको पता है कि मेरी नंबर प्लेट नहीं लगी तो मुझे तो कैप्चर भी नहीं कर सकता, और वो उसको पता है मैंने वर्दी भी पहनी हुई है, वार्डन खड़ा भी हुआ तो मुझे नहीं रोकेगा। और नॉर्मली नहीं रोकते हम। तो नॉर्मली इस पे जब प्रोग्राम करते हैं तो हम उन्हें यही निशानदेही करते हैं कि एक आम शहरी को जब आप 2000 चालान कर रहे हैं, उसकी जान इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसे बता रहे हैं कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, और अगर आप नहीं पहनेंगे तो 2000 चालान है। तो फिर वो पुलिस एहलकार को भी तो ये चीज़ समझाए ना, तो उसको भी चालान करें अगर वो ट्रैफिक रूल्स की पासदारी नहीं कर रहा। नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस एहलकार यूँ करके आएगा, वो यूँ करके ही निकल जाएगा, और जब वो जाएगा तो उसको देख के 4 बंदे और भी जो हैं वो कहेंगे चलो यार ये निकल गया तो फिर हम भी निकल जाते हैं। मतलब कि एक शख्स जिसने कानून इम्प्लीमेंट करवाना है वो कानून की पासदारी नहीं कर रहा, तो एक आम शहरी करता है कि अगर ये कर सकते तो फिर हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जब ये सरकारी गाड़ियों वाला शो किया उसके बाद कोई रिएक्शन आया? मतलब जो शॉपिंग सेंटर्स के बाहर गाड़ियाँ थी, हाँ, कोई एक्शन हुआ उस पर? इस पे मैं बताता हूँ कि ये जब हमने प्रोग्राम किया तो ये नॉर्मली सारे बड़े पावरफुल और तगड़े लोग थे, और लेकिन इनके पास जवाब नहीं था। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि आप जाके ड्राइवर से ही क्यों बात कर रहे हैं। देखें, जो साहब होता था ना, वो जैसे ही देखता था कि बाहर को मीडिया टीम आई है तो वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता था, उसको फ़ोन करता कि फ़लाँ जगह आगे आ जाओ, और वो जब जैसे ही कहता कि साहब जी वो को बंदे आए ने, वो वहाँ नहीं आता था। और नॉर्मली किसी की भी कोई फैमिली है ना, तो मैं कभी भी किसी मोहतरमा से जाके तो नहीं बात कर सकता। तो इसलिए जो ड्राइवर होता था ना, उससे जब बात करता था, वो तो हमारा अपना भाई है, उसके भी टैक्स के पैसे ये हवा में पेट्रोल की सूरत में उड़ा रहे हैं, फूक रहे हैं। तो उससे जब बात करते, उससे बात करने का मकसद ये होता था कि जिसका भी वो ड्राइवर है उस तक बात पहुंच जाती थी, या उसको 4 लोग कहते यार वो तेरी गड्डी उत्थे फेर रही सी की गल सी, या हम उस गाड़ी का नंबर दिखाते हैं कि भाई ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पे खड़ी है, ये अवामी टैक्स के पैसों से ली गई थी आवाम की खिदमत करने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे इतने बड़े ब्रांड के बाहर खड़ी है कि आप और मैं अपनी पूरी तनख्वाह दे के भी अंदर नहीं जा सकते। तो उससे ही होता है कि जैसे नंबर जब हम चलाते थे तो उस मुतलका शख्स तक पहुंच जाती थी जिसको वो अलॉट हुई होती थी। एक बार हमने एक साहब पकड़ा, वो अपने भाई की गाड़ी लेके आया हुआ, और वो गाड़ी लेके आया जो सर्विस की गाड़ी थी। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कोई शख्स किसी डिपार्टमेंट के, उस डिपार्टमेंट की अपनी भी तो गाड़ी है ना, मतलब कि अपने भी डालने हैं, वो लेके आया हुआ है। और उस मैं कहा आप क्यों लेके आए हुए हैं? उसने कहा जी मेरे भाई अफसर लगे हुए हैं। मैं कहा ये सही है कि आपके भाई अफसर लगे हैं, आप हम पे अफसर लग गए हैं। आप हमारी गाड़ियाँ जिसमें हम जो है हमने पैसा खर्च किया, हमारा पैसा खर्च हुआ, आप लेके जो है गुलछड़े उड़ा रहे हैं। और वो साहब गालबन किसी दूसरी कंट्री से आए थे। मैंने पूछा कि जिस कंट्री से आप आए हैं क्या उसमें ऐसा मुमकिन है? उसने कहा वहाँ तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने कहा वहाँ पे आपको पता है ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान खड़े हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप मेरे टैक्स के पैसों की गाड़ी पे लेके निकले हुए हैं अपनी फैमिली को, या जहाँ पे भी आप निकले हुए हैं। तो इससे हुआ क्या, हम पहले MM आलम रोड पे निकलते थे तो हमें हर दुकान के बाहर 3 या 4 सरकारी गाड़ियाँ खड़ी नज़र आती थी। अब नहीं नज़र आती, अब नहीं नज़र आती। अब जब हम इस पे को निशानदेही करने के लिए दोबारा प्रोग्राम करने निकलते हैं तो अब हमें बहुत कम इक्का दुक्का कोई गाड़ी नज़र आएगी। उसका हुआ क्या कि बहुत से लोगों ने हो सकता है कि अपनी सरकारी नंबर प्लेट चेंज कर ली हो, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, या बहुत से लोगों को इस हवाले से शायद वाकई एहसास हुआ हो कि यार जब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी एक गाड़ी दी हुई है तो मैं क्यों इस गाड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने आना है, मेरी खिदमत के लिए आना है, आपने ऑफिस आना है, आप इस्तेमाल करें, ऑफिस से जाना आप इस्तेमाल करें, रास्ते में अगर आपको कोई फूड चेन आ रही है आपने रुकना है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन ड्यूटी आवर्स में आप कहीं बैठे हुए हैं, आपको जो हमने अपनी खिदमत करवाने के लिए वसाइल दिए वो आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपके बच्चों के इस्तेमाल में है, और फिर आगे आपके भाई लेके गए हुए हैं। मतलब कि यार इतना तो मतलब कि जुल्म ना करें कि हम पता नहीं किस तरह अपना पेट काट के आपको जो पैसा जमा करवा रहे हैं, खुदा का वास्ता वो मेरी फलाह बेबूद पे लगा दें कि शायद को मेरे हाल बदल जाएं। 70 साल से हमारे हालात नहीं बदले, आपके हालात बदलने लग गए। आपकी गाड़ियाँ 3 थी 4 हो गई, 5 हो गई, आपके घर बड़े हो गए, हम आपके घर के खर्चे उठाने लग गए। मतलब कि आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं और उसके हर खर्चा उठा रहे हैं कि ये शायद इस डिपार्टमेंट की या इस मुल्क के हालात बेहतर कर दे। वो अपने हालात बेहतर करी जा रहा है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं एक आम शहरी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप देखें कि
मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर अल्लाह ना करे आप किसी भी मतलब कि एक जगह पे रहते हैं, मतलब कि अनलेस कि आपको बहुत कोई हाई फाई सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे तो उनके मामलात ही और हैं, वहाँ पे उनकी बिजली अपनी, वो एक अलग चीज़ है। आप एक आम से इलाके में रहते हैं और वहाँ पे रात को 9 बजे बिजली चलेगी, सुबह 9 बज जाएंगे, आपका फ़ोन कोई नहीं उठाएगा, आप ऐसे ही लगे होता है। रहेंगे, कोई एक बार उठा लेगा, आप कहेंगे भजन यार 5 घंटे हो गए लाइट नहीं आ रही, सुबह मेरा पेपर है या बच्चे रो रहे हैं या कोई मेहमान आया हुआ है, पानी नहीं घर में आ रहा, उसने कहना है मैं ही करा और बंद कर देगा। उसके बाद हो सकता है कि वो फ़ोन उठा के साइड पे रख दे क्योंकि उसको पता है कॉल्स कर रहा है। अच्छा, मैंने ये विटनेस किया है। सर मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कॉल उठाने को कोई तैयार नहीं है। और ये वो लोग हैं जिनको हमने गाड़ियाँ लेके दी हुई हैं, जिनके हमने ख़र्चे उठाए हुए हैं, इनके बच्चों को हम स्कूल से पिक भी करवा रहे हैं, और इनकी जो मिसेज़ हैं जो हमारी भाभी लगती हैं, वो शॉपिंग भी हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों पे कर रहे हैं। तो इस पे हमने आवाज़ उठाई और आवाम ने बड़ा रिलेट भी किया, आवाम ने इसका दर्द भी महसूस किया कि यार मुझे टैक्स देते हुए मसला नहीं है, मुझे मसला तब हो रहा है जब मेरे टैक्स के पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो टैक्स देना को मसले वाली बात नहीं, टैक्स तो देना चाहिए कि यार मैं ही टैक्स दूंगा तो मेरे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मुझे फ़ायदा होगा, रोड्स बनेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। लेकिन अगर मेरे टैक्स के पैसों से ख़रीद के ये गाड़ियाँ उस हुल्लड़बाजी में इस्तेमाल करेंगे और उसमें इयाशियाँ करेंगे, तो फिर मुझे अफसोस होगा कि यार मैं दिन ब दिन पिसता जा रहा हूँ, और जिन लोगों को मैंने अपनी खिदमत के लिए रखा था वो दिन ब दिन जो है उनके हालात बेहतर होते जा रहे हैं। अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम जो है उसे कवर करते हैं। एक वीडियो आपकी मैंने देखी जो टाइम्स कंपनी है, आपने उसको बेनकाब किया। जी, हम ये इस कंपनी में गए और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी क्योंकि मैंने गालिबन आज से को 12 साल पहले इसका जिक्र सुना था। और अच्छा, मैं गया था बाकायदा, मेरे एक नेबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक कंपनी है नौकरियां दे रही है। मैंने नया मैट्रिक किया, मैंने कहा ठीक है यार नौकरी मिल रही है, चला जाता हूँ, देखता हूँ जाके। वहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, वो एक भाई साहब हैं सूट पहना हुआ, और वो बता रहे हैं कि ये गाड़ी मैंने ले ली, इतने सालों में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया। आज भी यही फॉर्मेट है, आज भी यही फॉर्मेट है। और आज के दौर में भी जब वो आपको कोई क्लासेस या जो भी आपकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, आपको मोबाइल अलाउ नहीं है, आप वहाँ पे बैठ के मतलब कि नॉर्मली अगर आप कुछ भी सिखा रहे हैं, मतलब कि मोबाइल आज के लोग क्लासेस में, मास्टर्स की क्लास में या BS CS जो कुछ भी कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आपका मोबाइल आपकी जेब में होता है, आपसे मोबाइल आपसे ले लिया जाता है, वहाँ पे बैठ के आपको पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं, कैसे हो जाएगा, ये देखो मैंने ऐसे शुरू किया, ये देखें ये गाड़ी देखें, ये बंगला देख रहे हो, मतलब कि इस तरह के ख्वाब दिखा के आप उन बच्चों की ज़हन साजी करते हैं। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि जिस चीज़ का मुझे 2012 या 10 में पता लगा वो आज तक हो रहा है, और आज भी लोग उधर जा रहे हैं। और वहाँ पे हर शख्स मतलब कि उनका जब उस हवाले से बात करेंगे तो वो बताएगा कि मेरे 20,000 लग गया, मेरा 50,000 लग गया। और उनका तरीका ये है कि आप को एक बार मतलब कि रजिस्टर्ड कराने के पैसे लेंगे 5 या 10,000, और उसके बाद वो पता नहीं आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, और वो प्रोडक्ट्स जब आप ले लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने 4 और बंदे लेके आने जो ये प्रोडक्ट खरीदें, और वो आके ये ख़रीदेंगे तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। तो हमने उस पर जब गए, हमने वहाँ पे एक अपना भेजा नुमाइंदा, उसने वहाँ पे जाके बात की कि जी मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं 8 जमाता पढ़ा, मैंने दसो, उसे कह रहे हैं तुम्हें मेडिकल फील्ड में लगवा देंगे। अब हमने ना उसके वालिद से बात करी, वो भी हमारे प्रोड्यूसर ही थे, उन्होंने ज़रा आवाज़ बदल के पंजाबी ज़बान में बात की। उन्होंने कहा तुसी बेफिक्र हो, तुहाड़ा मुंडा ना असी मेडिकल फील्ड च लवा देंगे। उन्होंने कहा तो पढ़िया ही कोई नहीं होया। उन्होंने कहा नहीं फिर भी कोई नहीं, इन्हू लवा देंगे। फिर उसने कहा कि वो अब आगे से ना उसी अंदाज में बात कर रहा, बाप बन के, एक बुजुर्ग बाप बन के, कि बेटा मैंने तो आप भी मसला हार्ट का। उन्होंने कहा तुसी हार्ट दे पेशेंट हो? तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने दसिया बाईपास कराना है। उन्होंने कहा नहीं बाईपास नहीं कराना है। ये वो बच्चा कह रहा है जो 8 जमाते पास है, वो आगे एक पेशेंट को बता रहा है, जो हमने एक अपना नुमाइंदा रखा है, उसे कह रहा है कि तुसी बाईपास नहीं कराना, तुसी बाईपास करा लिया तो फिर तुसी बचना कोई नहीं है, तुहाड़ा मुंडा इत्थे आ गया, असीं तुहानूं आप ही दवाइयां देंगे तो तुसी ठीक हो जाना। फिर हम वहाँ पे गए, हमने उससे पूछा कि यार तूने इसकी कोई आपने इसकी कोई वो नहीं मंगवाई कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपके कहाँ पे हैं वो सनदें कहाँ पे हैं, आपका ID कार्ड कहाँ पे? आपने कहा कि बस जॉब का क्राइटेरिया ये है कि 5,000 या 10,000 ले आओ। फिर हमने वहाँ पे बातचीत शुरू की, तो मुझे वहाँ पे बड़ा ही अफसोस हुआ कि वहाँ पे तकरीबन 150-200 बच्चा मौजूद था, और वो उसके कहने पे जिस तरह के नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह की हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वो उधर ना लीडर के नारे लगवाने लग गया। मैं एकदम देख लगा ये क्या कर रहे हैं, 250-300 बच्चा क्या कर रहा है। और वो उनको असल में ट्रिगर कर रहा था, वो उनको एक ख़ास पिच पे लेके जा रहा था कि जहाँ पे वो कुछ भी कहता तो उसने हमारे साथ
उन बच्चों ने कुछ भी कर देना था। एक तो वो बच्चे छोटी छोटी उम्र के थे, उनकी जहन भी अभी पुख्ता नहीं थे उस तरह से, और उन्हें लग रहा था कि यही मसीह है, जिस तरह ये कामयाब हुआ है उस तरह मैंने कामयाब होना है। वो तो इस तरह कामयाब हुआ, आपको वो चीज़ें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार या 50-50 हज़ार की बेच के। तो बहरहाल वहाँ पे एक ख़ातून थी हमारे पास, वो विक्टिम थी, उन्होंने इन पे मुकदमा भी दर्ज करवाया था, उनके साथ वहाँ पे कोई ज़्यादती वाला मामला हुआ था। और फिर वहाँ पे एक और शख्स है जिसको वहाँ पे बांध के मारा गया था, उसकी वीडियोस भी मौजूद थी। तो बहरहाल वहाँ पे वो जो भी हुआ, देखें बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम है निशानदेही करना, मेरा काम है वहाँ पे जाके उनसे पूछना कि यार ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छा आपने इसको बांधा, ये क्यों आपके ख़िलाफ़ थाने में गया, ये ख़ातून क्यों कह रही है कि मुझे यहाँ पे जो है हरासा किया गया। तो वो जो भी वहाँ पे हुआ, हमने 2 या 3 प्रोग्राम की सूरत में अवामुन्नास के सामने रखा, और मेरा ख्याल है कि हमारा काम लोगों को दिखा देना था। अच्छा, ये साबित हुआ कि वो जो कंपनी है वो फ्रॉड करती है? सर उनका तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान की जो लिस्ट है उसमें भी उनका नाम था कि ये जो इनकी एक्टिविटी है वो कोई ठीक नहीं है। और वहाँ पे होता क्या, जो भी शख्स 2 माह या 3 माह उधर रहता है, तीसरे माह उसका वही हालत होती है। मतलब कि जो शख्स वहाँ पे हमारे साथ बहस व तकरार कर रहा था और हमें उस कंपनी के तरफ से आके जो है हमारे साथ लड़ रहा था, 2 महीने बाद मेरे पास उसकी वीडियो आई, उसको मार पड़ रही है, उसके साथ वही चीज़ें हो रही हैं। किस बात पे मार? बस वही, मतलब कि जब वो आप सवाल उठाना शुरू करोगे कि यार मेरे 50 हज़ार लग गया है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, दे मेरे पैसे वापस, मैंने नहीं करना। तो उस दिन वहाँ पे जो भी उन्होंने 150-200 बच्चा तैयार किया होगा, जिसको अभी लग रहा होगा कि हमने ये चीज़ अचीव कर लेनी है, उसको कहेंगे कि इसको ठीक करें, सीधा करें। मतलब कि जो लड़का उस कंपनी की तरफ से उस दिन हमारे साथ बहस व तकरार कर रहा था, आगे से मंतक और लॉजिक दे रहा था, 2 या 3 माह बाद मेरे पास उसकी वीडियो आई कि वो भी बेचारा इन्हीं हालात से 2-4 था। उसको वो लोग जो है जलील भी कर रहे थे, उसको जो है वो उस पर तशद्दुद भी कर रहे थे। तो मुझे बड़ा हुआ कि यार ये शख्स जो उस दिन इनकी तरफ से इनके जो है सपोर्ट में खड़ा था, आज उन्हीं हालात का इसको। और मैं उस टाइम उन बच्चों को कह रहा था कि आज जो तुम लोग मुझे रेजिस्ट कर रहे हो ना, 2 माह बाद तुम भी मुझे कॉल करके कह रहे होगे कि हमारे साथ ये हो गया। और वो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि ये 15-20 साल होने वाले हैं इस काम को, और जब हम ये प्रोग्राम करते हैं तो नीचे हज़ारों लोग अपनी कहानी सुनाने को तैयार हैं, बता रहे हैं कि जी मैं इस तरह गया था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इतने पैसे फंस गए थे, मेरे इतने पैसे लगे, मुझे वापस कुछ नहीं आया, मुझे जॉब का जो है वो झांसा दे के इतने पैसे का मैंने पता नहीं कहाँ से किया, लेकिन वो चीज़ डूब गई, मुझे कुछ नहीं उसमें से मिल सका। सैकड़ों लोग जो है मौजूद हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ। और ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान ने भी उस कंपनी को फ्रॉड लिस्ट में शामिल किया हुआ है, तो फिर भी इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो पाता। और हर मतलब कि 2-3-4 किलोमीटर के फासले में इन लोगों ने अपनी वो जो है वो दुकानें बनाई हुई हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और 2-3 माह बाद उन्हें जब एहसास होता है फिर वो शिकायत लेके पूरे वो फिरते रहते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता।